क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम अभी तक जो है देख चुके हैं कि ऑस्मोटिक रिलेशंस ऑफ प्लांट सेल क्या होते हैं, ये भी देखा हमने प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, एसेंट ऑफ सेप के बारे में देखा हमने। आज हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, स्टोमेटा क्या रोल प्ले करते हैं, फोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या होते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या होते हैं, बेटा ट्रांसपिरेशन को हम नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं। तो आज हम जो है ट्रांसपिरेशन के बेसिक फंडामेंटल्स को देखेंगे हम, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले लेक्चर को फिनिश करते हैं, फिर हम एमसीक्यू लगाएंगे बेटा, ठीक है ना। आप सबको पहले बताओ मेरे को कि आप सबको एमसीक्यू करने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो लेक्चर कवर करते हैं फिर हम एमसीक्यू लगाते हैं तो हमको एक अप्रोच मालूम चलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है ना, क्लियर। और देखो फाइनली भाई एग्जाम में हमें क्वेश्चन ही तो करके आना है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, समय खराब नहीं करते हैं, पहले आप लेक्चर देखो फिर हम एमसीक्यू लगाएंगे। थोड़ा लंबा लेक्चर है, सब्र के साथ देखना बेटा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, फिर हम एमसीक्यू लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। और फर्स्ट चैप्टर जो प्लांट फिजियोलॉजी का है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। काफी कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि क्या फिजिकल फोर्सेस प्लांट में काम करते हैं, डिफ्यूजन के बारे में बात किया हमने, ऑस्मोसिस के बारे में बात किया हमने, वाटर पोटेंशियल को देखा हमने, यहाँ पे इम्बाइबिशन को देखा हमने, क्लियर, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा प्लांट कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसको देखा हमने, ठीक है बेटा। फिर हमने बात किया एसेंट ऑफ सेप कैसे होता है, रूट प्रेशर कैसे जनरेट होता है, ठीक है। फिर हमने कोहेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी की बात की। हमने देखा कि डिक्सन एंड जॉली ने बताया कि ट्रांसपिरेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसेंट ऑफ सेप। ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन एसेंट ऑफ सेप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन करता रहूंगा, अभी मैं लेक्चर के शुरुआत में क्वेश्चन आपसे नहीं कर रहा हूं, तो ये मत सोचिएगा क्वेश्चन करना भूल गया आपसे, मैं क्वेश्चन करता रहूंगा बीच बीच में आपसे मैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना लेक्चर, जो पिछले 8 लेक्चर हो चुके हैं, आपने कोई लेक्चर मिस नहीं किया होगा। कोई लेक्चर मिस तो नहीं किया ना, प्लीज, ठीक है, वी सिंसियर, एकदम जो है वो सिंसियर रहिए, कोई लेक्चर को मिस मत कीजिए, स्किप कर करके मत देखिए और आगे बढ़ा बढ़ा के मत देखिए, क्योंकि उससे क्या होता है कई इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मिस कर जाते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए, है ना। तो अच्छा, अब चूंकि मेरा मन नहीं मानता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा कर लेता हूं उसको देखकर कि ये जो आपको दिखाई पड़ रही है एक लीफ, ठीक है, इस लीफ में आपको दिखाई पड़ा कि लीफ के मार्जिन पे आपको वाटर ड्रॉपलेट के, लीफ के मार्जिन पे आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई पड़ रही है, तो आपको बताना है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें कि जो है वाटर पौधे से जो है वो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वाटर पोर। इस वाटर पोर का नाम क्या होता है, जो लीफ के सिरे पर प्रेजेंट है वाटर पोर, उसका नाम क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। आपको बताना है कि जो ये इस इमेज है, इस इमेज में आप देख रहे हो लीफ के किनारों से वाटर निकलता दिखाई पड़ रहा है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, और इस वाटर पोर को जिससे वाटर बाहर निकलता है उसका नाम क्या है, और ये किस बात का सबूत देता है, एंड इट इज द एविडेंस ऑफ विच प्रोसेस, कि किस प्रोसेस का ये एविडेंस देता है। फटाफट बताना है, कमेंट में दिखना चाहिए, कि कोई भी आलस नहीं करेगा बेटा, कि कमेंट में मुझे आंसर चाहिए इसका, क्लियर। चलिए, फिर हमने देखा था बेटा रूट प्रेशर के बारे में कि फोर्स जो है कहां बनता है, रूट प्रोड्यूस करती है, और ये एक तरह का क्या होता है बेटा, एक तरह का ये जो है वो धक्काने वाला पुशिंग फोर्स होता है, ये पुश करता है, इसको वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। जबकि ट्रांसमिशन पुल में लीफ के द्वारा ट्रांसमिशन होता है, वो वाटर कॉलम को ऊपर की ओर जो है वो पुल करता है, तो ये एक पुलिंग फोर्स होता है और इसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आता है, क्लियर, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, होता ये है कि जो प्लांट्स हैं, के प्लांट्स के जो एरियल पार्ट होते हैं उनसे वाटर का लॉस होता है वेपर्स के फॉर्म में, उनसे वाटर का लॉस होता है वेपर्स के फॉर्म में, ठीक है।
अब क्यों लॉस होता है बेटा? एक्चुअली क्या होता है, ये एक प्रकार से इवोपरेशन होता है वाटर का, जिससे कि जो है वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है। प्लांट जो होते हैं बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान के, जो प्लांट होते हैं ना, जब गर्मी होती है, बहुत तेज गर्मी होती है, तो प्लांट तो मूव नहीं कर सकते भाई। हम एनिमल है, कि जो एनिमल है क्या करता है, जंगल में एनिमल है, जब तेज गर्मी पड़ती है गुफा में जाके छिप जाएगा, पेड़ के नीचे जाके 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 सो जाएगा उठ के। लेकिन और इंसान है, तो इंसान ने तो अपने एयर कंडीशन लगा रखे हैं कि इंसान जो है कहीं छुप जाएगा, घर में रहेगा, बाहर ही नहीं निकलेगा उठ के। लेकिन पेड़, आप इमेजिन कीजिए कि बाहर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है के, और एक पीपल का पेड़ जो है वो कोशिश कर रहा है आपके घर के अंदर आने की। चलता हुआ आया, आप क्या कॉल बेल बजाया, आपने वेल खोजा, खोज दरवाजा खोला, कौन? अरे सामने वाला पीपल का पेड़ हूं मैं, गर्मी बाहर बहुत है, अंदर जाऊं? आप बोलोगे इतना बड़ा पीपल का पेड़ मेरे घर में अंदर कैसे आएगा? समझ गए बात को? कैन यू इमेजिन कि प्लांट मूव नहीं करते, यदि मूव करते होते ना मुसीबत हो गई होती। कि पता चला आज एक फॉरेस्ट यहां पर है, गर्मी पड़ी तो वो कहीं और चला गया फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं हैरी पॉटर जैसी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बतला रहा हूं आपको कि एक्चुअली में ट्री जो, अब सोचिए कि बाहर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब ऐसी कंडीशन में ट्री को अपने आप को बचाना है। क्या खतरा है? खतरा ये कि यदि टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो लीफ के अंदर जो लिविंग सेल्स है, उनके अंदर एंजाइम है, उनके अंदर जो है वो लिविंग सेल्स है, एंजाइमेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है, और वो एंजाइमेटिक सिस्टम हाई टेम्परेचर पर जाकर वो फेल कर जाएगा, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। और यदि प्लांट खत्म हुए तो हम बच नहीं पाएंगे, कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पौधों पर निर्भर कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तभी तो हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। तो क्या प्रकृति ने एक उसको जो है वरदान दिया कि सुनिए, एंड देखो, एवरीथिंग इज हैविंग ए स्टोरी बिहाइंड द लॉजिक के। प्रकृति ने एक वरदान दिया कि भाई देखो ऐसा है, जब तेज गर्मी पड़ेगी ना तो तुम्हारी लीफ से जो है तुम वाटर को बाहर निकालना, इवोपरेट करना, उससे जो है वो जब इवोपरेशन होगा तो उससे जो है वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा, और उससे टेम्परेचर एक लेवल के ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जितनी अधिक गर्मी पड़ती है उतना अधिक ट्रांसपिरेशन होता है, उतना अधिक ट्रांसमिशन होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब जब 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 ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और पानी नहीं है मिट्टी में, तो पौधे अपने क्या करते हैं, ट्री जो है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, उनकी पत्तियां गिर जाती हैं और वो अपनी मिनिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो करते हैं। आप देखो गर्मियों में कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पूरी लीफ गिर जाती है, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि वहां पर जो सबसे अधिक सिस्टम जो उनका डैमेज होता है वो लीफ का होता है, वो पतझड़ हो जाता है, पत्तियां गिर जाती है, सूखी टहनी दिखाई पड़ती है। जब दोबारा रेनी सीजन आएगा फिर से जो है वो नई पत्तियां लगेंगी उसमें। ये भी एक तरीका है। लेकिन यदि प्रकृति के सारे पौधों में ऐसा होने लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कहां से ऑक्सीजन आएगा उस समय? तो कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जो अधिक गर्मी में जो है वो ट्रांसमिशन करके जो है अपनी लीफ को रखते हैं, मेंटेन रखते हैं वो, और ट्रांसमिशन करके कूलिंग इफेक्ट को जनरेट करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारी अर्थ के जो 0 डिग्री इक्वेटर पर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, वहां पे रोज रेनफॉल होता है। क्या आपको पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो अमेजोन के जंगल हैं, जो साउथ अफ्रीका के जंगल हैं, जो अफ्रीका के जंगल हैं, उन अफ्रीकन फॉरेस्ट के अंदर जो है वो रोज रेनफॉल होता है, तकरीबन रोज 2 बजे से 2 PM से लेके 4 PM। सब जानवरों को भी मालूम चल गया ये कि इतने सालों में जो है वो एनिमल्स भी अवेयर है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जमकर पानी गिरेगा, ठीक है, गिरना ही रहता है। आप बोलोगे ये टाइमिंग कैसे निकाला आपने? इन जनरल के जो लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रिसर्च करते हैं वो जानते हैं कि 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच पानी गिरने की संभावना सबसे अधिक होती है। उसके पीछे कारण ये होता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सुबह सूर्य जब उगता है ना तो उगते साथ ही उसकी लाइट की इंटेंसिटी सीधा, चूंकि सूर्य की किरणें सीधी आती है तो लाइट इंटेंसिटी हायर साइड होती है। तो जितनी गर्मी हमारे यहाँ पे 12 बजे दोपहर में पड़ती है ना, उतनी गर्मी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सुबह 8 बजे हो जाती है। अब प्लांट क्या करते हैं, वो ट्रांसमिशन करते हैं। घने जंगल है के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है बेटा, घने जंगल है, तो वो ट्रांसमिशन करते हैं, तो बाहर अब वो वेपर्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो वायुमंडल में वेपर्स जो है बड़ी मात्रा में इकट्ठी आती है, और उससे क्या होता है, उससे क्लाउड, लोकल क्लाउड बनता है, लोकल क्लाउड बनता है। और वो लोकल क्लाउड जो है वो एक लेवल के बाद जब वो इतना अधिक डेंसिटी वेपर्स का हो जाता है तो एक लेवल के बाद वही रेनफॉल करता है, टेम्परेचर कम करता है। प्रकृति बड़ी अमेजिंग चीज है के, तो प्रकृति में बहुत अमेजिंग घटनाएं घटती है। जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे।
तो अभी हम देख रहे हैं, एक इमेज दिखाई पड़ रही है हमें कि आप देख रहे हो कि ट्री जो होते हैं वो इवोपरेशन करते हैं, वाटर वेपर्स को रिलीज करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि चूंकि हाई टेम्परेचर होता है तो कूलिंग इफेक्ट को जनरेट करने के लिए ऐसा देखने मिलता है हमको। ठीक है, ठीक, ये देख रहे हैं हम इमेज में साफ साफ हमको दिखाई पड़ रहा है। और आपको पता है कि पौधों में वाटर का एंट्री का दो ही तरीका होता है, एक एपोप्लास्टिक पाथवे, एक होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। और मैंने आपको पहले भी कहा था, जब पैसिव वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी ऑपरेट होती है तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो एपोप्लास्टिक पाथवे से इंटर करता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, देखिए क्या हुआ इस इमेज में दिखाई पड़ रहा है कि लीफ से वाटर का लॉस हो रहा है, यानी वाटर वेपर्स के लीफ से क्या हो रहा है बेटा, जो वाटर वेपर्स की जो जलवाष्प है, वाटर वेपर्स जो है वो लीफ से बाहर निकल रहे हैं। क्या क्लियर? अब ये क्या होगा, लीफ स्टेम की ब्रांच से वाटर खींचेगा और स्टेम फाइनली रूट से वाटर लेगा। तो देखिए आप सीधा आप समझ लीजिए कि एटमॉस्फेयर का सीधा कनेक्शन जमीन से हो गया के, और ट्री बिकम्स ए मीडियम के। तो क्या हो रहा है, वाटर यहां से वाटर आया और ये लीफ से बाहर निकल गया के, और इस दौरान क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द वाटर को हम जो वेपर्स के फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए ना। और इंटरेस्टिंग बात है कि इस ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के लिए जो लीफ होती है, लीफ में विशेष प्रकार के डायनामिक पोर पाए जाते हैं, डायनामिक पोर के। वाई दे आर डायनामिक, क्योंकि ये ओपन और क्लोज हो सकते हैं के। डायनामिक का मतलब होता है गतिक, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन ओपन एंड क्लोज कि ये खुल सकते हैं और ये बंद हो सकते हैं। रात को बंद हो जाते हैं, दिन में जनरली खुल जाते हैं के। तो इन डायनामिक पोर को क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा हमें देखने मिलते हैं यहाँ पे। तो लीफ में स्टोमेटा होते हैं जो नॉर्मल एपिडर्मल सेल से डिफरेंट होते हैं, और एक तरह की आप समझ लीजिए कि एक ऐसी ओपनिंग होती है जो खुल सकती है और बंद हो सकती है। और ये जो ओपनिंग होती है स्टोमेटा, ये गैसेस एक्सचेंज के लिए होती है, इससे गैसी विनिमय होता है। वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं, जो अंदर से जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है, बाहर से CO2 को अंदर लेते हैं, क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है वो इन्हीं के थ्रू ली जाती है, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू अंदर ली जाती है। क्लियर? ठीक, अब ट्रांसमिशन का मतलब समझते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ये सारे वर्ड याद रखना है के, वेपर्स, ठीक है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसे क्या बोलेंगे बेटा, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। ठीक है ना, क्लियर? अब प्रश्न उठता है कि व्हाई ट्रांसमिशन इज नोन एज नेसेसरी इविल, के क्यों ट्रांसमिशन को हम आवश्यक बुराई कहते हैं। एक बड़ा कॉमन स्टेटमेंट जो यूज, जिसको पहली बार कर्टिस ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे कर्टिस ने फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रांसमिशन के लिए नेसेसरी इविल वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया के। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये एक बुराई है, मानते हैं। अब बुराई क्यों है ये, क्योंकि इससे कई बार इतना वाटर का लॉस हो जाता है कि पौधा मुरझा जाता है, पौधे में विल्टिंग हो जाती है, पौधा मुरझा जाता है, और यदि इसको पर्याप्त वाटर ना मिले तो पौधा मर भी सकता है। मतलब सॉइल के अंदर वाटर का लेवल इतना कम हो जाता है कि पौधे को प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा एक लेवल के बाद, तो पौधा मुरझाएगा। पहले उसमें टेम्पररी विल्टिंग होगी, अस्थायी रूप से मुरझाएगा। वाटर यदि आपने नहीं डाला, वाटर नहीं मिला उसको, तो वो परमानेंट विल्टिंग होगी, स्थायी रूप से मुरझा जाएगा वो और खत्म हो जाएगा प्लांट। ठीक है, पर आवश्यक क्यों है ये? इसलिए आवश्यक है कि हमने पढ़ा हुआ है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रांसमिशन से होता है, एसेंट ऑफ सेप ट्रांसपिरेशन के फोर्स से होता है। ठीक है, इसका मतलब ये आवश्यक भी है। कूलिंग इफेक्ट ट्रांसपिरेशन से होता है। ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर इज सो लार्ज दैट इट रिड्यूसेस वाटर लेवल इन द सॉइल। ठीक है, मतलब इतना अधिक वाटर का लॉस होता है। आप समझ लीजिए पौधे, जो भी वाटर पौधे एब्जॉर्ब करते हैं उसका 98 से लेके 99% वाटर वो ट्रांसपायर्ड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। केवल 1% वाटर का प्लांट एक्चुअली में इस्तेमाल करते हैं। 98 से लेके 99% वाटर जो है वो बाहर इवोपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बावजूद हम ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी मानते हैं, क्योंकि ये वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, ये एसेंट ऑफ सेप में रोल प्ले करता है, ये लॉरिंग ऑफ टेम्परेचर, तापमान कम करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो याद रखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल का कायदे में होना चाहिए। याद रखिएगा मिनरल एब्जॉर्प्शन इज अ सेपरेट प्रोसेस, इतना दिमाग में रखिएगा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल का
ट्रांसलोकेशन के, वाटर का भी ट्रांसलोकेशन, वाटर के ट्रांसलोकेशन को एसेंट ऑफ सेप कहा हमने, क्लियर। सेप में वाटर और मिनरल दोनों आ गए, ठीक है। कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जिनको पैसिवली एब्जॉर्ब किया था, वो भी वाटर के साथ अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये एक नेसेसरी इविल होता है, ठीक है। तो व्हाई इट इज इविल, ट्रांसमिशन क्यों इविल है, क्योंकि इससे कई बार इतना अधिक वाटर लॉस होता है कि पौधा मर सकता है, ठीक है। नेसेसरी क्यों है, क्योंकि ये वाटर के एब्जॉर्प्शन में कुछ पैसिव मिनरल जो अंदर आते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, एसेंट ऑफ सेप में रोल प्ले करता है, मतलब वाटर के अपवर्ड कंडक्शन में, मिनरल्स के अपवर्ड कंडक्शन में रोल प्ले करता है, और तापमान को कम करता है, ये कूलिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। देखिए आप, है ना, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा, है ना, ठीक। तो इसको हम नेसेसरी इविल कहते हैं, ठीक। अब प्रश्न उठता है कि पर यूनिट के, ऐसा देखा गया है कि पर यूनिट फ्लक्स का मतलब क्या होता है। याद रखिए, फ्लक्स वर्ड जो है आप फिजिक्स में पढ़ते होगे, कि फिजिक्स में भी आप फ्लक्स वर्ड का यूज करते हैं, कई बार केमिस्ट्री में भी फ्लक्स वर्ड का यूज किया जाता है, बायोलॉजी में भी फ्लक्स वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा मतलब बताता हूं फ्लक्स वर्ड का। फ्लक्स वर्ड का इतना मतलब होता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के, एंड व्हाटएवर चेंज यू आर स्टडीइंग, आप मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं आपके, तो फ्लक्स का मतलब होता है कि एक इकाई क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन के, वो परिवर्तन किसी भी तरह के होते हैं। फिजिक्स में फिजिक्स टाइप के होंगे, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के टाइप के होंगे, और बायोलॉजी में बायोलॉजी के टाइप के होंगे, ठीक है। अब जब मैं बोलता हूं वेपर फ्लक्स, इसका मतलब यह है कि प्रति यूनिट के पर यूनिट एरिया में कितना वेपर्स बाहर निकल रहा है, दैट शोज दी वेपर फ्लक्स, वो वेपर फ्लक्स को शो करता है, यानी प्रति इकाई क्षेत्र में जो वेपर्स के बाहर निकलने वाले से आने वाला परिवर्तन, कितना वेपर बाहर निकल रहा है वो वेपर फ्लक्स है, और प्रति इकाई क्षेत्र में कितना वाटर अंदर लिया जा रहा है वो लिक्विड फ्लक्स है। वैज्ञानिक पाते हैं, साइंटिस्ट को मालूम चला कि जितना वेपर फ्लक्स होता है उतना ही लगभग लिक्विड फ्लक्स होता है। इसका मतलब 98, इसका मतलब यह हुआ कि जितना है वाटर ट्रांसपायर्ड ऑलमोस्ट इक्वल टू दी वाटर एब्जॉर्ब, ठीक है, उसके ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और एंड दिस इज दी फंडामेंटल बिहाइंड दी पोटोमीटर। अब ये पोटोमीटर क्या होता है हम आगे बात करेंगे, कि इतना याद रखो कि पोटोमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम रेट ऑफ ट्रांसमिशन को निकाल पाते हैं, कि पोटोमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम ट्रांसमिशन की दर का पता लगा पाते हैं, और पोटोमीटर का सिद्धांत ये है कि जितना वाटर जो है वो ट्रांसफर होता है लगभग उतना ही एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो वेपर फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्र में कितना वेपर बाहर निकला, और लिक्विड फ्लक्स कितना लिक्विड अंदर लिया गया, कितना सेप अंदर लिया गया, क्लियर, ठीक। The term necessary evil first time used by Curtis for transmission के, ये एग्जाम का पहले एग्जाम में बेटा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, इसीलिए आप देखेंगे कोई भी एमसीक्यू बुक ऐसी नहीं हुई जिसमें इस क्वेश्चन को नहीं दे रखा हुआ कि ट्रांसमिशन एक नेसेसरी इविल है, क्यों ऐसा कहते हैं और इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, ठीक है। About 98% water absorbed by the plant evaporates from the aerial parts, इसे ट्रांसपायर्ड वाटर कहते हैं। ट्रांसमिशन इज ए वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, याद रखिएगा। इवोपरेशन, यदि आपने पानी का एक बर्तन भरा हुआ बाहर धूप में रख दिया है तो पानी उड़ जाएगा, आप देखना कि अरे पापड़ को सुखाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मैंने देखा नहीं पापड़ सुखाते उठ के, मैं कभी जाता हूं अपने विदिशा आता हूं, देखता हूं बुआ जी के घर पर या कई बार मामा के रहता हूं तो मामा जी के यहाँ पे मामी जी वो बढ़िया बहुत अच्छे पापड़ बनाते हैं घर में, ठीक है। बाहर मार्केट में तो कुछ पापड़ मिलते ही नहीं है, तो पापड़ को सुखाते हैं, क्या करते हैं, बनाया पापड़ को उन्होंने और उसको धूप में रखा, देखा शाम तक पापड़ सूख जाता है, वो सुबह रखा शाम तक पापड़ सूख गया, वो नहीं सूखा तो अगले दिन फिर सुबह रख देंगे उसको, ठीक है। तो वो क्या है, वो पापड़ के अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको इवोपरेट कर देते। तो इवोपरेशन जो है, जो इवोपरेशन है, इट्स ए प्योरली ए फिजिकल प्रोसेस, दैट इज ए फिजिकल प्रोसेस, कि गर्मी पड़ा तो वाटर वेपर उड़ गया, ठीक है, डिफ्यूज कर गया वाटर वहां से, लेकिन जो ट्रांसमिशन है ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। लिविंग सेल्स जो यहाँ पर जो है वो लिविंग पार्ट इन्वॉल्व है, लिविंग प्लांट इन्वॉल्व है, ऐसा बोलेंगे, लिविंग प्लांट यहाँ पर इन्वॉल्व है, के स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं, वहां से वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इट्स ए वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रांसपिरेशन 3 तरह का होता है बेटा, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर और स्टोमेटल के। अब क्यूटिकुलर का मतलब क्या होता है, जो बेटा प्लांट की एपिडर्मिस होती है, ध्यान से मेरी बात सुन के, प्लांट की एपिडर्मिस पर बाहर एक वैक्सी लेयर होती है, प्लांट की एपिडर्मिस पर बाहर एक आपको वैक्सी लेयर देखने मिलेगी, और ये लेयर उन प्लांट में अधिक मोटी होती है जो
जीरोफिटिक कंडीशन को में पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये जीरोफिटिक कंडीशन का मतलब क्या है? देखो बेटा समझ लो, अभी बिल्कुल छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, याद रखो बायोलॉजी में सारा खेल टर्मिनोलॉजी का है, तो टर्मिनोलॉजी को कभी भूलना नहीं हमको कि जो प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं हाइड्रोफाइट, ठीक है, जो प्लांट सूखे स्थानों पर ड्राई स्थानों पर ग्रो करते हैं वो जीरोफाइट, ठीक है, और जो सामान्य जमीन पर सामान्य मिट्टी में ग्रो करते हैं वो मीजोफाइट होते हैं, वो मीजोफाइट कहलाते हैं बेटा, ठीक है। जो सॉल्टी सॉइल में ग्रो करते हैं वो हेलोफाइट, ठीक है। जो रेत में ग्रो करते हैं वो सेमोफाइट, ठीक है। चट्टान के ऊपर ग्रो करते हैं वो लिथोफाइट, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हमने आपसे क्या कहा कि जितना अधिक जो प्लांट गर्म स्थान पे ग्रो करेगा उतना अधिक उसमें ट्रांसमिशन होगा, तो उसमें क्यूटिकल स्किन के ऊपर वाटर के लॉस को कम करने के लिए मोटी क्यूटिकल परत आपको देखने मिलेगी। मतलब हाइड्रोफाइट में क्यूटिकल लेयर एब्सेंट होती है, जीरोफाइट में सबसे मोटी होती है। तो जो क्यूटिकल, लेकिन क्यूटिकल भी क्या होता है पूरी तरह 100% प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है, तो कुछ वाटर ऐसा होता है जो क्यूटिकल से भी बाहर निकल जाता है, उसे उस तरह के ट्रांसमिशन को हम क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। फिर लेंटिसेल क्या होते हैं? जो ट्री सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, याद रखना बेटा पौधों में, प्लांट में कुछ एनाटॉमी के सिंपल फंडे यही दिमाग में डालो के, पौधों में जब लंबाई बढ़ती है, पौधों में जब लंबाई बढ़ती है उसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, जो लेंथ में होती है। पौधों में जब चौड़ाई बढ़ती है तो उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, उसे हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं उसे हम, ठीक है। तो जो पौधे सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं बेटा, तो उनमें जो है वो अंदर वाले टिश्यू को गैस प्रोवाइड करने के लिए, अंदर वाले टिश्यू को जो है एयर प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो रेस्पायर कर सके, उनमें रेस्पिरेशन हो सके, क्योंकि प्लांट के अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होता नहीं है अलग से, के हर टिश्यू को खुद ही डिफ्यूज करना होता है गैस को के, तो प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर तक जो है वो एयर पहुंच सके, उसके लिए उनमें जो है कुछ लेंस के समान ओपनिंग पाई जाती है, उन्हें हम लेंटिसेल कहते हैं। उन लेंस के समान ओपनिंग को हम लेंटिसेल कहते हैं, ठीक है। उनसे ये वाटर बाहर निकलता है, लेंटिकुलर होता है। और इसके अलावा मैंने कहा ना पौधों में डायनामिक पोर होते हैं, और ये डायनामिक पोर ओपन और क्लोज होते हैं, इसे स्टोमेटा कहते हैं, और जो स्टोमेटा के थ्रू वाटर निकलता है उसे स्टोमेटल ट्रांसमिशन कहते हैं। पौधों में सबसे कॉमन जो है वो होता है स्टोमेटल ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिशन के भी 3 टाइप हो गए, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जब आप स्टोमेटल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इसका ये होता है, इट इज अबाउट 85 to 90% के 85 से लेकर 90% ट्रांसमिशन जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और स्टोमेटा मोस्टली लीफ पर पाए जाते हैं, IMPA, ठीक है। 85 से लेके 95% ट्रांसमिशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, और स्टोमेटा मोस्टली लीफ पर पाए जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपके जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, मरुस्थली पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस की बात करें तो कैक्टस ने क्या किया, अपने वाटर के लॉस को कम करने के लिए, क्योंकि यदि कैक्टस तो गर्मी में होता है, यदि वहां पे नॉर्मल लीफ प्रेजेंट रहेगी तो बहुत ज्यादा वाटर लॉस आएगा, तो कैक्टस ने क्या किया, कैक्टस ने, यदि हम कैक्टस को देखें, ये कैक्टस है, ठीक है, इस कैक्टस ने क्या किया, अपने सरफेस पे से लीफ को कांटों में कन्वर्ट कर लिया, इसकी लीफ जो है वो कांटों में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो कैक्टस में आपको जो कांटे दिखाई पड़ते हैं ना, बेसिकली क्या होते हैं बेटा, वो स्पाइन जो दिखाई पड़ते हैं वो मॉडिफाइड लीफ होती है, ठीक है। स्टेम जो था तना, स्टेम को उसने लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया, फाइलोक्लेड, याद आया, मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया हुआ है, फाइलोक्लेड बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और जो स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे इस स्टेम पे वो धसे हुए स्टोमेटा होंगे, कुछ स्टोमेटा स्टेम पर होते हैं वो धसे हुए होंगे, के संकन स्टोमेटा, धसे हुए स्टोमेटा हमको देखने में मिलेंगे, जिससे वाटर का लॉस कम से कम हो सके, ठीक है। आप देखिए ये स्टोमेटा हम देख रहे हैं कि लीफ का एक हिस्सा, लीफ के एक छोटे से हिस्से को हमने मैग्नीफाई किया, ये नीचे आप लीफ देख रहे हो बेटा, तो लीफ का इस लीफ का ये वाला छोटा सा जो हिस्सा है, सेगमेंट है, इसको हमने मैग्नीफाई किया, इसको हमने मैग्नीफाई किया, ठीक है। और मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, हम बड़ा करके देख रहे हैं, तो हमें दिखाई पड़ रहा है एक ओपनिंग दिखाई पड़ रही है, देखिए आप लीफ जो एपिडर्मल सेल है उसमें कुछ आपको अलग तरह की दिखने वाली एपिडर्मल सेल दिखाई पड़ रही है, जो किडनी वीन के समान आपको दिखाई पड़ रही है, किडनी शेप दिखाई पड़ रही है आपको, क्या, ठीक है, या वीन शेप दिखाई पड़ रही है आपको, देख रहे हैं आप, ये इस तरह की सेल है, 2 सेल है, एक ये है ना, ये दिखाई पड़ रही है आपको,
ये है स्टोमेटा के, ये कहलाती है गार्ड सेल, इन्हें बोलते हैं हम गार्ड सेल बोलते हैं इनको, हम बीच वाले पोर को हम स्टोमा बोलते हैं, और गार्ड सेल और स्टोमा को मिलाकर हम स्टोमेटा कहते हैं के। तो देख रहे हैं आप कि वाटर वेपर्स बाहर निकल रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और CO2 को अंदर लिया जा रहा है यहाँ पे के, मतलब फोटोसिंथेसिस चल रहा है तो ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, बाहर से CO2 को अंदर ले रहे हैं और साथ में वाटर वेपर्स को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए आप ना, बेहतरीन बेहतर सबसे सुंदर इमेज है कि आप देखिए माइक्रोस्कोपिक इमेज है, तो कैसा जो है बाकी आसपास आपको नॉर्मल एपिडर्मल सेल दिखाई पड़ रही है और जो ओपनिंग दिखाई पड़ रही है वो किस तरीके होती है। ठीक है, ये आप देख रहे हो बेटा, ये है स्टोमेटा के, तो ये गार्ड सेल दिखाई पड़ रही है आसपास इसके, और ये बीच में पोर है, पोर को हम स्टोमा कहते हैं। ठीक है, फिर क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन, a small fraction of transmission takes place from the general surface of the aerial part where cuticle layer is present के, याद रखिएगा क्यूटिकल लेयर एक तरह का एडॉप्टेशन है, जो हाइड्रोफाइट होते हैं उनमें क्यूटिकल लेयर नहीं होती है, जीरोफाइट में क्यूटिकल लेयर अधिक मोटी होती है। मोटी क्यूटिकल लेयर इस बात का संकेत है कि वाटर के लॉस को रोकने के लिए पौधे में एडॉप्टेशन डेवलप हुआ है, मतलब ऐसा प्लांट उस एरिया में प्रेजेंट होगा जहां वाटर कम मिलता होगा। ठीक है, 3 से 9% ट्रांसमिशन क्यूटिकल के थ्रू होता है। मैक्सिमम बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी तो 40% तक वाटर, अप टू 40%, ये भी पूछा गया एग्जाम में इसलिए लिखा है कि मैक्सिमम अप टू 40% तक क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन हो सकता है अधिक गर्मी पड़ने पर। ठीक है, देखिए आप देख रहे हो ये प्लांट की लीफ की एपिडर्मल सेल है ये, और ये आपको क्यूटिकल दिखाई पड़ रहा है, क्यूटिकल लेयर दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना, क्लियर? तो कुछ वाटर क्यूटिकल से भी बाहर निकल जाता है। और नीचे आप देख रहे हो बेटा, ये आपको लीफ की लोअर सरफेस में आपको ये स्टोमेटा दिखाई पड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप। ठीक है, फिर बात करते हैं लेंटिकुलर ट्रांसमिशन की। सम वाटर इज लॉस्ट थ्रू दी लेंटिसेल विच आर प्रेजेंट ऑन दी वुडी स्टेम के। लेंटिसेल किस में मिलेंगे आपको? वुडी स्टेम में देखने मिलेंगे के। लेंटिसेल का मैं लेंटी का मतलब होता है लेंस के समान, ठीक है, लेंस के समान दिखने वाली सेल्स होंगी के। देयर ऑल ये ऑलवेज ओपन पोर होते हैं, इसके पोर हमेशा खुले होते हैं, एंड देयर एक्सक्लूसिवली फॉर दी गैसेस एक्सचेंज, ये गैसीय एक्सचेंज के लिए होती है के। 0.1 से लेके 1% ट्रांसमिशन जो होता है वो लेंटिसेल के थ्रू होगा। क्लियर? देखिए आप ना, आपने देखा किसी भी आप अपने आसपास कोई भी आपको ट्री दिखाई पड़े जरूर जाके देखिएगा, उसमें आपको ऐसे उभार दिखाई पड़ेंगे उसमें के, ये लेंटिसेल है, लेंटिसेल है, लेंटिसेल है, देख रहे हैं आपके। ये बेसिकली अंदर वाले टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए होता है, एंड एक गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, और इससे भी वाटर बाहर निकल सकता है, और जो कम मात्रा में होता है, लेकिन ये भी ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्स होते हैं, परंतु कम अमाउंट में। ठीक है, अब जो लीफ होती है, लीफ में क्या है, अभी देखा हमने इमेज, लीफ में स्टोमेटा भी है, क्यूटिकल भी है, तो हम क्या बोलते हैं, जो भी ट्रांसमिशन जो है वो लीफ के थ्रू होता है उसे फोलियर ट्रांसमिशन कहते हैं, और फोलियर ट्रांसमिशन में जो है वो स्टोमेटल ट्रांसमिशन और क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन दोनों शामिल होता है। तो ऐसा ट्रांसमिशन जो लीफ के थ्रू होता है, ऐसा ट्रांसमिशन जो लीफ के थ्रू होता है उसे हम फोलियर ट्रांसमिशन कहते हैं, और ये स्टोमेटा के थ्रू भी होता है और ये क्यूटिकल के थ्रू होता है, मतलब इसमें स्टोमेटल ट्रांसमिशन और क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन दोनों शामिल होते हैं के। ये 95 से लेकर 98% होता है, याद रखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के। मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है ये, एनाटॉमी क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन बिलोंग टू द प्लांट एनाटॉमी प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है ये, और ये मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि लेंटिसेल कभी भी लीफ में देखने नहीं मिलते, याद रखिएगा, लेंटिसेल केवल आपको रूट में देखने मिलेंगे, स्टेम में देखने मिलेंगे, इवन कई बार फ्रूट के अंदर भी देखने मिलेंगे आपको के। जो भी हिस्से सेकंड को चौड़ाई को बढ़ाते हैं वहां आपको ये देखने मिलेंगे के, और ये जनरली जो है वो जो है गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं, परंतु लीफ में कभी भी आपको लेंटिसेल देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इन सब बातों को समझने के बाद एक चीज तो क्लियर है, क्लियर ये है कि जो स्ट्रक्चर हमको समझना है वो स्टोमेटा के। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टोमेटा के बारे में एनसीईआरटी में एनाटॉमी के अंदर जाके लिखा उसमें के, यहां पे जिक्र नहीं किया उसका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, लेकिन हमको यहां पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में यदि हमको जो है वो ट्रांसपिरेशन को अच्छे से समझना है ना, तो हमको स्टोमेटा को समझना पड़ेगा। फिर स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा हमें, कि दिन में स्टोमेटा क्यों खुलते हैं, रात में बंद कैसे हो जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे क्यों होते हैं जिनमें रात में स्टोमेटा खुलते हैं दिन में बंद हो जाते हैं,
वाटर के लॉस को कम करने के लिए। तो मतलब डे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की फिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा, नाइट ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की फिजियोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बेटा, मैं पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी हिस्सा कोर्स का नहीं छूटना चाहिए और हम उसको 100% कवर करें। और एनसीईआरटी कई जगह पे क्या होता है कि वो लिंक को मिस कर देती है, तो हमें वैसी मिसिंग लिंक में फंसना नहीं हमको। हमारा कोर्स ऐसा होना चाहिए, कोई भी कहीं से क्वेश्चन पूछेगा हमसे आंसर उसका बनना चाहिए। क्लियर? चलिए, अब स्टोमेटा क्या होता है मैं बार बार आपसे बोल चुका हूं। स्टोमेटा आर दी पोर्स थ्रू विच गैसेस एक्शन ऑकर, जिनसे कि गैसी विनिमय होता है। ठीक है, ये डायनामिक पोर होते हैं दैट कैन ओपन और क्लोज। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा? ये आपको किडनी शेप या बीन शेप सेल दिखाई पड़ेंगे। मतलब ये एक पोर होता है, ये एक पोर है। पोर को हमने क्या बोला? स्टोमा बोला हमने। इसको घेरने वाली सेल गार्ड सेल। के गार्ड सेल का मतलब गार्ड क्या होता है? सुरक्षा करने वाला। द्वार कोशिकाएं, द्वार मतलब ओपनिंग की बात करें यहां पे, तो जो सेल इससे घेर रही है वो क्या है? वो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल। के अब देखिए, मैं गार्ड सेल को बना रहा हूं, इसके मैं इमेज को बना रहा हूं, तो एक चीज आपको साफ साफ यहां पे दिखाई पड़ेगी। कुछ मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं इसमें। ठीक है, ये आपको गार्ड सेल दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब लोग पूरा नहीं बेटा, ये दो गार्ड सेल है जो एक सिंगल पोर को घेर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये दो गार्ड सेल है जो एक सिंगल पोर को जो है वो घेर रही है। ठीक है, अब एक बात गौर कीजिए कि आपने देखा गार्ड सेल की, मैंने देखो एक सेल के, यदि आप एक सेल को के मैं इस एक सेल को निकाल के बाहर दिखाऊं आपको मिनट के, तो क्या दिखाऊंगा मैं आपको? ऐसा बताऊंगा कि ये एक सेल मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, एक गार्ड सेल के, ये एक सिंगल गार्ड सेल को निकाल के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, कुछ देख रहे हो कुछ क्या मैं अंतर क्रिएट कर रहा हूं? मैं इसकी इनर वॉल को, इसकी जो इनर वॉल जो कि स्टोमा या पोर को घेर रही है उसको मैंने थिक कर दिया है और आउटर वॉल को मैंने थिन रखा है। के और ये जो मैंने अंतर रखा है ना इसमें दोनों वॉल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है बेटा, याद रखा के बड़ा इंपॉर्टेंट, ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में भूमिका निभाता है। ठीक है, क्लियर? तो क्या देखा हमने कि स्टोमेटा में जो है दो किडनी शेप या बीन शेप गार्ड सेल होती है और एक पोर होता है। पोर को हम स्टोमा कहते हैं। कि दिस इज दी पोर। के हमने कहा ये है पोर, पोर को क्या बोला हमने? स्टोमा बोला इसको हमने। और ये है गार्ड सेल्स, और दोनों को मिला के हमने एक साथ क्या बोला? स्टोमेटा बोला एक साथ हमने। ठीक है, क्लियर? देखिए ना, आप देख रहे हैं अब इतना तेज खुलता बंद नहीं होता है। खुल गया मतलब खुल गया, बंद हो गया मतलब कि ये एनिमेशन में जो है वो हमारे एनिमेशन बनाने वाले को हमने बताया, तो उन्होंने जो है इसमें उन्होंने, मैंने कहा ये ओपन और क्लोज होते हैं, तो उन्होंने ऐसा एनिमेशन बना दिया जो बार बार ओपन और क्लोज हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, एक बार खुल गया मतलब खुल गया, बंद हो रहा है तो बंद हो गया एक बार। ठीक है ना? देखिए, तो देखिए स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? गौर कीजिएगा कि स्टोमेटा जब ओपन है तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कुछ बड़ी, इस इमेज को बड़े ध्यान से देखिए और एक फिजियोलॉजी का बड़ा हाई लेवल क्वेश्चन जो उसका आप उत्तर कर पाएंगे कि आप देखिएगा इसमें कि आपको कोई ऐसा आयन है ना, वाटर, देखो आपको पता है स्टोमेटा ओपन होगा वाटर का लॉस होगा। ठीक है, वाटर बाहर निकले के, स्टोमेटा जो है वो क्लोज होगा तो वाटर का लॉस कम हो जाएगा। के अब गौर से देखिए कि आपको रेड डॉट है वो पोटेशियम आयन को शो कर रहा है। रेड डॉट जो है पोटेशियम आयन को शो कर रहा है। जब स्टोमेटा ओपन हुआ तो मोस्ट ऑफ द पोटेशियम आयन कहां पर आ गए? वो गार्ड सेल में आ गए। मोस्ट ऑफ द पोटेशियम आयन गार्ड सेल में आ गए स्टोमेटा को ओपन करने के दौरान। के क्यों आए अंदर? इसका उत्तर ढूंढेंगे हम जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी दिमाग में एक बात डाल लो कि गार्ड सेल को घेरने वाली कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं। गार्ड सेल को घेरने वाली कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जिनके पास में बड़ी मात्रा में पोटेशियम आयन थे, और जब स्टोमेटा ओपन हुआ तो वो पोटेशियम आयन उन सेल से निकल के गार्ड सेल के अंदर आ गए। और जब स्टोमेटा क्लोज हुआ, देखिए उल्टा, जब स्टोमेटा क्लोज हुआ तो वही पोटेशियम आयन निकल के बाजू वाली सेल जहां से आए थे वहां लोड गए के। याद रखिएगा, इन सेल्स को बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स जो विशेष तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है, जो गार्ड सेल को घेरती है। ठीक है, और सब्सिडरी सेल जो होती है पोटेशियम आयन का स्टोर हाउस होती है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है मेडिकल इंटरेस्ट में के सब्सिडरी सेल पोटेशियम आयन का स्टोर हाउस होती है। ठीक है, स्टोमेटा के ओपन होने के दौरान पोटेशियम आयन सब्सिडरी सेल से निकल के गार्ड सेल के अंदर आता है, और क्लोज होने के दौरान ये यहां से निकल के वापस सब्सिडरी सेल में चला जाता है। कहां से निकल के? गार्ड सेल से निकल के। क्यों ऐसा होता है? क्या परिवर्तन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है? ये जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे। अभी मैं आपको एक लॉजिक दे दिया, दिमाग में ये बात रखिएगा आप। ठीक है, क्लियर? देखिए
ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है जो बता रहा है आपको कि देखिए कि जो स्टोमेटा की, आप गौर से देखना बेटा के, मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन भी करूंगा कि ये है स्टोमा या पोर। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. ये है गार्ड सेल, है ना, देखिए ना। अब बाकी इमेज को गौर से देखिए, इमेज ध्यान से के, ध्यान देना बेटा के, बताइए नॉर्मल एपिडर्मल सेल साइज में बड़ी है या गार्ड सेल साइज में बड़ी है? नॉर्मल एपिडर्मल सेल साइज में बड़ी है या गार्ड सेल साइज में बड़ी है? याद रखिएगा, इमेज ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्मल एपिडर्मल सेल साइज में बड़ी है, यानी गार्ड सेल नॉर्मल एपिडर्मल सेल से साइज में जो है वो छोटी होती है, और गार्ड सेल का शेप जो होता है वो नॉर्मल एपिडर्मल सेल जो है, नॉर्मल एपिडर्मल सेल फ्लैट होगी, स्क्वामस होगी, और ये जो सेल होगी, ये सेल आपको कैसी दिखाई पड़ेगी? ये सेल आपको जो है वो बकायदा वीन शेप दिखाई देंगे। तो शेप में फर्क होता है। नॉर्मल एपिडर्मल सेल में कई बार क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन यहां पे गार्ड सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है। ठीक है, ठीक, तो आप देख रहे हैं ओपन और क्लोज ने जो है वो स्टोमेटा ओपन और क्लोज दोनों कंडीशन देख रहे हैं। पहली इमेज में आपको क्लोज दिखाई पड़ रहा है, दूसरी में आपको ओपन दिखाई पड़ रहा है। गौर से देखिए आप, जब स्टोमेटा क्लोज आप देख रहे हो कि गार्ड सेल की इनर वॉल थिक है, आउटर वॉल थिन होती है। गार्ड सेल की इनर वॉल थिक है और आउटर वॉल जो है वो थिन होती है। ठीक है, देखिए आप ना, तो गार्ड सेल हम देख रहे हैं, तो ये हमें दिखाई पड़ रहा है गार्ड सेल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या अंदर के, मैंने आपसे कहा व्हाट गोज आउट, के नहीं जो स्टोमेटा उससे बाहर क्या निकलता है, उससे वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। के व्हाट गोज इन, अंदर क्या आता है इसमें, तो CO2 जो है वो उसके अंदर जाता है इसमें के, तो मतलब गैसेस एक्सचेंज में स्टोमेटा से बाहर क्या निकलता है। और हमें मालूम है ये जो भी बाहर अंदर या बाहर हो रहा है ना बेटा, इसके पीछे डिफ्यूजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है के, बेसिकली वाटर वेपर्स जो है वो स्टोमेटा के अंदर अधिक मात्रा में, तो वहां से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में पहुंच रहे हैं, गर्मी बाहर पहुंच रहे हैं। तो जो वेपर प्रेशर ग्रेडियंट है के, वाष्पदाब प्रवणता, कि यदि वेपर प्रेशर स्टोमेटा के अंदर कम होगा और बाहर अधिक होगा तो ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। तो ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है क्योंकि बाहर प्रेशर अधिक है, वेपर्स काट के, मतलब नमी होगी। जब नमी होगी, खूब नमी होगी, खूब ह्यूमिडिटी होगी, तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। गर्मी होगी तो होगा। जितना अधिक गर्मी पड़ेगी उतना वायुमंडल के अंदर मॉइस्चर कम हो जाएगा, नमी कम हो जाएगी, तो वेपर्स अंदर जो बन रहे हैं वो बड़ी मात्रा में, उनका प्रेशर कंपैरेटिवली प्रेशर अधिक हो जाएगा, तो अंदर के वेपर बाहर निकल जाएंगे। तो जो स्टोमेटा है उसके अंदर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं और जो वायुमंडल है वाटर वेपर में कमी है, उन दोनों अंतरों क्या बोला हमने, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट बोला, उसको हमने वाष्प दाब प्रवणता बोला हमने। समझना बात को, ये टेक्निकल चीजें बेटा बिल्कुल एकदम दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। तो जो हमें मालूम है डिफ्यूजन का बेसिक फंडा ये है कि एक गैस का, एक मटेरियल का डिफ्यूजन दूसरे मटेरियल के डिफ्यूजन को प्रभावित नहीं करता, इसलिए ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, वाटर वेपर बाहर निकल रहे हैं और CO2 बाहर से अंदर आ रहा है। ठीक है, क्लियर। गार्ड सेल स्टोमा को सराउंड करती है और इससे क्या बनता है, स्टोमेटा के। गार्ड सेल सराउंड द स्टोमा, इससे क्या बनता है, स्टोमेटा बनता है के। दोनों गार्ड सेल के बीच में मिडिल लेमिला नहीं होती, तभी तो पोर है। अरे भाई, दो गार्ड सेल के बीच में एक ओपनिंग क्यों है? ओपनिंग इसलिए कि उनके बीच में मिडिल लेमिला नहीं है। मैंने साइटोलॉजी में पढ़ाया हुआ था आपको कि मिडिल लेमिला क्या होती है बेटा, दो प्लांट सेल के बीच की सीमेंटिंग लेयर होती है, जोड़कर रखती है, और यदि उनके बीच में गैप है मतलब सीमेंटिंग लेयर एब्सेंट है, तो याद रखना। तो ये क्वेश्चन साइटोलॉजी के कैटेगरी में चला गया क्वेश्चन के, कि दो गार्ड सेल के बीच में क्या एब्सेंट है, दो गार्ड सेल के बीच में मिडिल लेमिला नहीं होती है। ठीक है। The outer wall of guard cell is thin and elastic, while the inner wall is thick and non-elastic. Guard cell की outer wall पतली होती है, thin होती है बेटा, elastic होती है, जबकि inner wall thick होती है, non-elastic होती है। ठीक है। Each guard cell has a nucleus and cytoplasm with chloroplast. क्या हर guard cell living cell है, उसके पास अपना न्यूक्लियस भी होता है और क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है। गार्ड सेल बाकी एपिडर्मल सेल से अलग क्यों होती है? ये सीधे सीधे MCQ है, सीधे बेटा एग्जाम के MCQ, याद रखिएगा। ठीक है ना, ठीक। गार्ड सेल बाकी एपिडर्मल सेल से भिन्न क्यों होती है?
इन हैविंग क्लोरोप्लास्ट, मतलब बाकी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, एंड इन शेप, ठीक है। गार्ड सेल्स आर स्मॉलर देन द अदर एपिडर्मल सेल। इन मोनोकॉट प्लांट द गार्ड सेल आर डंबल शेप, मोनोकॉट प्लांट में गार्ड सेल जो है वो डंबल शेप की होती है, जबकि डाइकॉट में वीन शेप की होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। देखिए अपना मोनोकॉट प्लांट में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, जो है ये डंबल शेप, ये देखिए गार्ड सेल आपको डंबल शेप दिखाई पड़ रही है, ये जो है वो दूसरा इमेज मोनोकॉट को शो करता है, मोनोकॉट प्लांट को शो करता है, और ये डाइकॉट को शो करता है। आप देख रहे हैं डाइकॉट में आपको वीन शेप दिखाई पड़ रही है, जबकि मोनोकॉट में आपको डंबल शेप दिखाई पड़ रही है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आप देखिएगा इसमें कि आपको जो गार्ड सेल है उसके ऊपर उसमें अपनी खुद की सेल वॉल होगी, सेल वॉल में जो सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल है, जो सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल है वो अपने आप को रेडियली अरेंज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी के अंदर भी इस बात को मेंशन किया हुआ है। भाई सिंपल सी बात है कि क्यों स्टोमेटा ओपन हुआ, क्योंकि इनर वॉल जो है उसको आउटर वॉल ने अंदर की ओर खींच लिया। कैसे खींचा उसने, सिंपल सी बात है बेटा, क्या हुआ समझना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि ये एक गार्ड सेल है नॉर्मल, मान लो मैंने कहा नॉर्मल, इसमें कोई भी जो है वो कोई भी इसके अंदर जो है वो रेडियली अरेंज माइक्रोफिब्रिल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब इस सेल के अंदर आपने बड़ी मात्रा में वाटर को भर दिया, आपने बड़ी मात्रा में वाटर इसके अंदर डाल दिया आपने, तो क्या होगा, ये सेल फूल के ऐसी हो जाएगी, ठीक है। जो इसका उभार था ना, जो आपको इसका जो आपको जो उभार दिखाई पड़ा था कि ये बाहर तरफ प्रोजेक्ट कर जाएगा, बाहर तरफ प्रोजेक्ट कर जाएगा, ये फूल गई है, सीधा हो गया इटके। लेकिन इमेजिन करते हैं हम क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने सेलुलोज की माइक्रोफिब्रिल रेडियली अरेंज पट्टियां, ऐसी पट्टी लगा दी हमने, ऐसी रेडियली अरेंज पट्टी लगा दी हमने इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर वाटर भरा हमने, जब अब इसके अंदर हमने वाटर भरा तो ये कैसी हो जाएगी, ये अब इसके अंदर हम वाटर भरेंगे बेटा, हमने इसको टर्जिट कर दिया, फुला दिया इसको बैठ के, तो क्या होगा, चूंकि पट्टियां लगी हुई हैं, वो पट्टी एक लेवल के बाद उस इनर वॉल को बाहर जाने नहीं देती, वो क्या हुआ, अब फूल रहा है अंदर सेल के, तो क्या हुआ, ये हिस्सा ऐसा अंदर की ओर झुक जाएगा, पूरा फूल गया, इनके किनारे फूल गए, इसके हमने कहा इसके किनारे फूल जाएंगे, ये पूरा फूल जाएगा, ऐसा ये पूरा फूल गया, ठीक है। लेकिन चूंकि ये पट्टियां होती है इसलिए ये अंदर की ओर खींच जाएगा, साइज बड़ा हो गया इसका, अंदर की ओर ये खींच जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ बेटा, ऐसा ये इसलिए हुआ क्योंकि सेलुलोज की फिब्रिल की पट्टियां वहां प्रेजेंट थी। आई बस में क्या हुआ, बंधा हुआ है वो गुब्बारा अटके, तो मैंने क्या कहा आपसे, यदि वो ऐसी रेडियल पत्तियां ना होती ना तो पूरी सेल गोल फूल जाती, लेकिन चूंकि रेडियल पट्टियां, इसलिए क्या हो रहा है कि एक तरफ जहां पतली वॉल है, थिन वॉल है, वहां से सेल अधिक फूल रही है और थिक वॉल से कम फूल रही है, और थिक वॉल को थिन वॉल बाहर की ओर खींच रही है, क्योंकि पट्टी लगी हुई है माइक्रोफिब्रिल की, ठीक है। इसलिए स्टोमा का साइज बढ़ जाता है। एक्चुअली में अब आप बोलोगे सर इससे तो एक बात समझ में हमको आई कि जैसे ही वाटर को कम कर दोगे तो भी स्टोमेटा, क्योंकि पट्टियां हैं, कंप्लीटली क्लोज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। स्टोमेटा कभी भी 100% क्लोज नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है, पार्शियली ओपन रहेगा हमेशा वो, ठीक है। Some modified epidermal cell surround the guard cell. These cells are known as subsidiary cells और accessory cell के। कौन सा आयन इनके पास अधिक मात्रा में होता है, पोटेशियम आयन। These are the store house of potassium आयन के। जो सब्सिडरी सेल होती है, जो एसेसरी सेल होती है, वो पोटेशियम आयन का स्टोर हाउस होते हैं, हमने देखा था भी इमेज में, है ना, ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा की बात करें, कितने स्टोमेटा देखने मिलते हैं इन जनरल पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ के प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर में आपको 1000 से लेकर 60,000 स्टोमेटा आपको देखने मिलेंगे, 1000 से लेकर आपको जो है वो 60,000 स्टोमेटा आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। सैलिसबरी नाम के साइंटिस्ट ने स्टोमेटल इंडेक्स को दिया के। अब ये क्यों बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि ये पहले कभी एम्स में आया हुआ है बेटा के, और इसको हम आई से शो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो पहले एम्स में या जिपमर में कभी पूछे गए बेटा, उनको भी हमें अलर्ट रह के पढ़ लेना है। कारण उसके पीछे ये है कि एग्जाम भले ही मर्ज हो गया हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन जो बड़े एग्जाम से साथ जुड़ गए, नीट के साथ जुड़ गए ना, तो कई बार लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो इसलिए हमको जो है अपने आप को तैयार रखना है वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए, कि पेपर कितना ही कठिन आए हम सॉल्व करके आए। सरल आएगा अच्छी बात है, फोड़ के आएंगे पेपर में हम, लेकिन मैंने आपसे कहा कि बाद में क्या होता है, एक बार हम जब पढ़ लेते हैं फिर बाद में क्या होता है, बाद में जो है वो केवल बहाने रह जाते हैं। देखिए सफलता अपने आप में एक कहानी होती है। सफलता आपने बोला तो आपने कहा मैंने ये किया है, आपकी लोग बात सुनेंगे। असफलता के लिए आप 50 सच्चे तर्क भी देंगे ना, लोग नहीं मानेंगे,
असफलता व्यक्तिगत होती है और सफलता सार्वजनिक उत्सव होता है। सफलता को सब सेलिब्रेट करते हैं, असफलता का दुख केवल आप अकेले को बहन करना होता है, अकेले को सहन करना होता है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं, हमारे पास चॉइस केवल इतना है, जीतना है, फोड़ना है, और जो पहले नहीं हुआ वो कर कर दिखाना है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल इंडेक्स जो है वो सैलिसबरी ने दिया, इसको आई से, लेटर आई से नोट करते हैं, और ये फॉर्मूला इसका है आई इक्वल टू एस ऑब्लिक ई प्लस एस। एस यहां पर है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, और ई का मतलब है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया के। प्रति इकाई क्षेत्र में टोटल एपिडर्मल सेल कितनी है, प्रति इकाई क्षेत्र में टोटल स्टोमेटा कितना है। तो एक्चुअली हम ये पता लगा रहे हैं कि लीफ में टोटल स्टोमेटा का इंडेक्स कितना, स्टोमेटा लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट है, किस फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट है, ये मालूम कर रहे हैं। तो स्टोमेटल इंडेक्स जो है बता रहा है हमें कि जो है वो एस ऑब्लिक ई प्लस एस, एस मतलब नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, और ई मतलब है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर यूनिट एरिया। ठीक है ना। स्टोमा का साइज क्या है, जो पोर उसका साइज होता है 3 से लेकर 12 माइक्रोमीटर साइज होता है। जब पूरा खुला होगा तकरीबन 12 माइक्रोमीटर का होगा, और जब क्लोज होगा तो तकरीबन जो पार्शियली ओपन होगा 3 माइक्रोमीटर का होगा। अब कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए बेटा, ऑन दी बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा द प्लांट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इकोलॉजी से जुड़ा होता है, ये क्वेश्चन प्लांट एनाटॉमी से जुड़ा होता है, ये क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से जुड़ा होता है, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में के। आप इसको फिजियोलॉजी में ढूंढ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं केवल फिजियोलॉजी का हिस्सा है, सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। ये कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मल्टी टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है ना। तो नंबर 1 स्टोमेटा के टाइप की बात करते हैं। नंबर 1 एप्पल मलबरी टाइप स्टोमेटा। क्या मतलब हुआ इसका, एप्पल मलबरी टाइप स्टोमेटा वो स्टोमेटा होते हैं जो लीफ के केवल लोअर सरफेस में, दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, इन्हें हम हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। इसी लीफ को हम हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। तो एप्पल मलबरी टाइप के स्टोमेटा पत्ती के केवल निचली सतह पर आपको देखने मिलेंगे। आप कोई भी एमसीक्यू बुक सॉल्व करेंगे आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेंगे, वहां पे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, पोटैटो टाइप, ये स्टोमेटा जो है आपको दोनों सरफेस में देखने मिलेंगे, परंतु मोर ऑन द लोअर सरफेस के। पोटैटो टाइप स्टोमेटा आपको दोनों सरफेस पर देखने मिलेंगे, अपर सरफेस पर भी होंगे लीफ के, लोअर सरफेस पर भी होंगे, परंतु लोअर सरफेस पर ये अधिक होंगे। ठीक है, फिर ओट टाइप स्टोमेटा ऐसे होते हैं जो आपको लीफ की दोनों सरफेस पर इक्वली देखने मिलेंगे। यदि 50 स्टोमेटा ऊपर होंगे 50 नीचे होंगे, मतलब इक्वल 50% स्टोमेटा ऊपर है 50% नीचे के, तो लीफ की दोनों सरफेस पे इक्वली देखने मिलेंगे, वो ओट टाइप स्टोमेटा होते हैं। और ऐसी लीफ को हम एम्फी स्टोमेटिक लीफ कहते हैं। ठीक है, वाटर लिली टाइप स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा, स्टोमेटा केवल लीफ की अपर सरफेस पर देखने मिलेंगे, ऐसी लीफ को हम इपीस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं पोटोमोजिटॉन टाइप की बात करें हम, तो पोटोमोजिटॉन टाइप ये आईएमपी है, ये एग्जाम में पूछा गया बेटा, रिसेंट में ऑल इंडिया पीएमटी में आए वर्ड के। तो पोटोमोजिटॉन टाइप स्टोमेटा होते हैं, दे आर आइदर एब्सेंट और वेस्टिजियल के, एंड ये स्टोमेटा यदि प्रेजेंट है तो ये काम नहीं करते, दे आर वेस्टिजियल के। ये आपको कहां देखने मिलेंगे, पानी में डूबे हुए सबमर्ज प्लांट के, जो प्लांट वाटर के अंदर ग्रो करते हैं उनमें आपको ये देखने मिलते हैं। तो पोटोमोजिटॉन टाइप स्टोमेटा या तो स्टोमेटा नहीं देखने मिलेंगे इन पौधों में, या ये यदि प्रेजेंट है तो उनको हम पोटोमोजिटॉन टाइप बोलेंगे, वेस्टिजियल स्टोमेटा होंगे जो सबमर्ज प्लांट में देखने मिलेंगे। सबमर्ज का हिंदी मतलब होता है जल निमग्न, पानी में डूबे हुए। ठीक है, फिर डेली मूवमेंट के आधार पर स्टोमेटा कितने तरह के होते हैं भाई, कब खुलता है कब बंद होता है, वो भी तो एक आधार है उसे डिस्ट्रीब्यूट उसको समझने का, उसे डिवाइड करने का। तो अल्फा टाइप स्टोमेटा, ये बताओ सबसे पहले तो मेरे को, तुम बोर तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, बोर ना होना बेटा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि कई बार क्या होता है कि जब हम संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते हैं, लगातार पढ़ रहे होते हैं, देखिए जो पढ़ना है ना ये भी अपने आप में बहुत कठिन काम होता है कि अपनी तमाम छोटी छोटी खुशियों को छोड़कर हम अपनी किताबों में डूबे हुए हैं। लोग जब बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हम जो है लगातार हम एक मंजिल की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे में अपने आप को पथ पर बनाए रखना जो है वो भी कठिन काम होता है। और यदि आप अपने आप को रोज मोटिवेट होकर रोज लेक्चर सुनते हैं, रोज पथ पर अपने आप को बनाए रखते हैं बेटा, तो याद रखना आपने पहली लड़ाई जो अपना आत्मनियंत्रण है, खुद पर कंट्रोल करने की लड़ाई जो है वो तो आप जीत ही चुके हैं। इसलिए आप मेरे कमांडो हैं, इसलिए आप कमांडो हैं।
कमांडो जो होता है ना वो मशीन के समान होता है कि उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि बाद में परिणाम क्या होगा, उसे सिर्फ ये रहता है उसे कि जो टास्क दिया गया है वो पूरा करना है, जो उसको कहा गया है वो पूरा करना है, उसे मन से फॉलो करना है उसे। कमांडो के पास हारने ऐसी कोई चीज का विकल्प नहीं होता है, जीतने की जीतता है या सीखता है के, तो इसलिए कोशिश करते रहिए लगातार, ठीक है। तो अल्फा टाइप इंस्ट्रूमेंटा क्या होते हैं, ये दे रिमेन ओपन होल डे बट क्लोज एट नाइट के ऐसे इंस्ट्रूमेंटा जो दिन भर खुले होते हैं पर रात में बंद जाते हैं, अल्फा टाइप कहलाते हैं। पाइसम में, लेथारस में, ब्रासिका में, हेलियांथस में, विटीज में आपको देखने मिलते हैं। तो एग्जाम्पल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि क्या है कि अभी एग्जाम एक ही होगा, तो नीट में चूंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो ये वाले एग्जाम्पल तो नहीं आएंगे के, लेकिन तब भी एक बार पढ़ लेंगे तो बाउंसर कभी होता तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए वो चीज के। प्रोटोटाइप इंस्ट्रूमेंटा के ये इंस्ट्रूमेंटा वो होते हैं जो दिन और रात खुले रहते हैं, केवल शाम को कुछ घंटों के लिए बंद होते हैं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंटा वो होते हैं दे रिमेन ओपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट बट क्लोजेस ओनली फ्यू आवर्स इन द इवनिंग, ठीक है। एंड थर्ड इज दी बार्ली टाइप, ये इंस्ट्रूमेंटा वो होते हैं जो केवल दिन में कुछ घंटों के लिए खुलते हैं, द इंस्ट्रूमेंटा ओपन ओनली फॉर फ्यू आवर्स इन डे टाइम, बाकी समय बंद रहते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंटा सभी सीरियल प्लांट अनाज वाले पौधों में देखने मिलते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटा दिन में केवल कुछ घंटों के लिए खुलते हैं, बाकी समय हमेशा पूरे समय बंद रहते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन है, इक्विसिटम एक टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, ठीक है। इसे कॉमनली हम हॉर्स टेल भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो इक्विसिटम के इंस्ट्रूमेंटा हमेशा ओपन रहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इंस्ट्रूमेंटा की मैक्सिमम ओपनिंग जो है ब्लू लाइट में होती है, नीला प्रकाश देने पर इंस्ट्रूमेंटा मैक्सिमम ओपन होते हैं, ठीक है। देन कम टू द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंटा के इंस्ट्रूमेंटा कैसे ओपन एंड क्लोज होते हैं के क्लियर के, एंड इंस्ट्रूमेंटा ओपन और क्लोज कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म पर बात करेंगे आगे। देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि इंस्ट्रूमेंटा का सबसे यूनिक फीचर ये होता है कि देयर रिस्पॉन्स टू लाइट के, दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर के, ये दिन में खुल जाते हैं रात में बंद होते हैं, और ऐसे इंस्ट्रूमेंटा को हम फोटो एक्टिव इंस्ट्रूमेंटा कहते हैं। याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटा ऐसे होते हैं जो दिन में खुलते हैं रात में बंद होते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंटा लाइट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लाइट को सेंस कर सकते हैं, दिन में खुलते हैं रात में बंद होते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंटा को हम फोटो एक्टिव इंस्ट्रूमेंटा कहते हैं जो मोस्ट ऑफ द प्लांट में देखने मिलते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें यदि दिन में इंस्ट्रूमेंटा खुल गया तो वाटर का लॉस अधिक हो जाएगा, पौधे को पानी की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, पौधा मर जाएगा। ऐसे पौधे कहां देखने मिलेंगे आपको, ये आपको डेजर्ट में देखने मिलेंगे, एरिड जोन जो शुष्क स्थान है वहां देखने मिलेंगे। तो ऐसे प्लांट क्या करते हैं, अपनी बॉडी में वाटर को इकट्ठा करके रखते हैं। अब जो प्लांट अपनी बॉडी में वाटर को इकट्ठा करके रख रहा है, जैसे एलोवेरा देखा होगा आपने, एलोवेरा में भी आप तोड़ोगे लीफ को, आपको अंदर जो है जेली दिखाई पड़ेगी, वो क्या है, वो एक तरह का म्यूसिलेज है जिसमें वाटर को इकट्ठा किया होता है। तो ये तो वाटर का लॉस नहीं करने वाले अधिक, तो इनके इंस्ट्रूमेंटा रात में खुलते हैं, ठीक है। जो सक्लेंट प्लांट्स हैं, मांसुलभित पौधे होते हैं, फ्लैशी प्लांट होते हैं, उनमें इंस्ट्रूमेंटा रात में खुलते हैं, दिन में बंद होते हैं, और इन इंस्ट्रूमेंटा को हम स्कोटो एक्टिव इंस्ट्रूमेंटा कहते हैं। वेरी आईएमपी के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोटो एक्टिव इंस्ट्रूमेंटा? स्कोटो एक्टिव इंस्ट्रूमेंटा का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंटा जो बेटा दिन में बंद रहते हैं, केवल रात में खुलते हैं, उन्हें हम स्कोटो एक्टिव इंस्ट्रूमेंटा कहते हैं। क्लियर, ठीक। और एग्जांपल क्या है इसका, ब्रायोफिलम, ओपुंशिया, कैक्टस, सक्लेंट्स प्लांट्स के फैमिली ऑफ ट्रेसुलेसी, इन सभी प्लांट में इंस्ट्रूमेंटा जो है वो दिन में बंद रहेंगे, रात में खुलेंगे। और ये एक तरह का एडॉप्टेशन, ये एक तरह का जो है वो अनुकूलन है, ये एक तरह का एडॉप्टेशन होता है बेटा, किसके लिए, एडॉप्टेशन टू प्रिवेंट वाटर लॉस के, ये वाटर टू प्रिवेंट वाटर लॉस के, ये वाटर के लॉस को कम करने के लिए एक प्रकार का अनुकूलन होता है। इट इज एन एडॉप्टेशन टू प्रिवेंट दी वाटर लॉस। क्या बेटा, रात में इंस्ट्रूमेंटा का खुलना, दिन में बंद होना, ठीक है। अब द टू गार्ड सेल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय बोथ द एंड थ्रू द मार्जिन्स ऑफ द आउटर वॉल। देखिए कैसे, ये एक छोटी सी बात पे ध्यान देना बेटा, तब आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आएगा इंस्ट्रूमेंटा खुलता कैसे के। देखिए यदि मैं एक इमेज बताऊं गार्ड से, मैंने आपसे कहा कि ये एक गार्ड, ये क्या था, हमने इमेजिन किया कि ये एक पोर है, कि ये जो है वो एक पोर है, ठीक है, स्टोमा है, ठीक है। इसके आसपास ये गार्ड सेल, कि हमने कहा ये गार्ड सेल है,
एक गार्ड सेल, फिर ये दूसरी गार्ड सेल के। आप देख रहे हो गार्ड सेल जो ये मार्जिन है, किनारे हैं, यहां पे गार्ड सेल जो है वो आपस में दोनों गार्ड सेल जुड़ी हुई है, टच है, ठीक है, अटैच्ड है। देखिए क्या से देख रहे हैं, द टू गार्ड सेल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय बोथ द एंड्स थ्रू द मार्जिन ऑफ आउटर वॉल। आउटर वॉल की मार्जिन जुड़ा हुआ है। इनर वॉल कौन से बेटे, दिस इज द इनर वॉल, दिस इज द इनर वॉल, ये इनर वॉल है इसका, ये इसका इनर वॉल है। ये इसका बेटा इनर वॉल है ना, ठीक है। और ये जो थिन आउटर वॉल है उससे वो जुड़ा हुआ आपस में के। जब गार्ड सेल टर्जिड होगा के, जब, और आपको ये भी पता है कि इसमें आपको रेडियल मिसलेशन ऐसी पट्टियां देखने मिलती है इस वॉल में, देखने आपको के, ठीक। जब गार्ड सेल टर्जिड होगा, ठीक है, स्वेल होगा, तो आउटर वॉल बाहर की तरफ जाएगी, आउटर वॉल बाहर की तरफ बेंड होगी, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये इलास्टिक और थिन होती है। तो इनर वॉल जो होती है वो थिक होती है, नॉन इलास्टिक होती है, तो ये अंदर की ओर बेंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें एक तो रेडियल मिसलेशन के कारण जो है रेडियल माइक्रोफिब्रिल सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल पट्टियां लगी हुई हैं जो उसको अंदर जाने नहीं देंगी। थिक वॉल है तो इलास्टिक भी नहीं है, तो भी अंदर नहीं जाएगी। तो क्या होगा, ये due to bending of the outer wall of this guard cell, the instrumental aperture opened के। अब क्या होगा कि जो बेंड, अब क्या होगा कि जो आउटर वॉल बाहर की तरफ खींचेगी तो इनर वाला वॉल जो है वो आपको इनर वॉल के बीच की दूरी बढ़ जाएगी के। जैसे हम ये कॉर्नर से फोर्स बढ़ने का दूरी बढ़ जाएगी के। चलो हम जो है एक छोटा सा जो है वो एक छोटा सा हम जो है वो यहाँ पे प्रॉप बना के देखते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। देखो इमेजिन करते हैं, okay? देखिएगा आप, ये क्या देख रहे हैं आप, मैंने एक पेपर लिया, कुछ नहीं किया, मैंने पेपर लिया, इमेजिन करते हैं ये जो मेरा हाथ है ये क्या है, ये आउटर वॉल, कनेक्टेड आउटर वॉल है, ये कनेक्टेड आउटर वॉल के पोर जो है वो जो पोर आप देख रहे हो ओपनिंग दिखाई क्लोज है, अभी क्लोज दिखाई पड़ा करके। लेकिन यदि मैं आउटर वॉल जो है एक दूसरे को धकाती, आउटर वॉल जो है वो थिन है, तो जो इस वाली गार्ड सेल के आउटर वॉल है वो इधर भी ग्रो करेगी। जिससे मैंने आपसे कहा कि जो आउटर वॉल है, ये वाली आउटर वॉल, ये इधर की ओर जाएगी, धकेगी, ये इधर की ओर जाएगी, देखो ये इधर की ओर धकेगी और ये इधर की ओर धकेगी ना बेटा, क्यों धकेगी, क्योंकि ये थिन है, फूलेगी, इलास्टिक है। तो क्या होगा, फोर्स ऊपर से ना, ऊपर से फोर्स लगेगा एक तरह का, ठीक है। ये पोर क्लोज है, फोर्स लगा, पोर ओपन, क्लोज, पोर क्लोज, पोर ओपन, पोर क्लोज, पोर ओपन, पोर क्लोज, पोर ओपन, ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक। तो ये क्या है बेटा, सिंपल सा फंडा है, मतलब इनर वॉल का कोई रोल ही नहीं है इसमें, इनर वॉल केवल थिक बारे, नॉन इलास्टिक है के। तो चूंकि आउटर वॉल जो है वो उसकी वो बेंड कर रही है वो, तो इसलिए एपरेचर आपको ओपन दिखाई पड़ रहा है, वो दूरी बढ़ गई इनर वॉल के बीच की, ठीक है। देखिए ना, दिख रहे हैं आप, जब सेल टर्जिड होगा, स्टोमेटा ओपन होगा, उस समय रेडियली ओरिएंटेड सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल देखने मिल रहे हैं आपको। तो आप देख रहे हो कि आउटर वॉल जो है वो देखिए, ये जो है देखिए आप, ये फूल गई है, गौर से देखिए इमेज को के, ये फूल गई, स्वेल अप हो गई, ये स्वेल अप हो गई यहाँ पे, स्वेल अप हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया इधर, इसने इसका डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया, इसने इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, इसने ओपन हो गया। जब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाटर का लॉस, इसमें क्या हुआ, इसमें वाटर का लॉस हुआ, तो आप देखो ये डिस्टेंस कम हो गया, ये डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि जो है वो आउटर वॉल बेंड नहीं हो रही, बाहर की खींच नहीं रही उसको, ठीक है, इसलिए अब ये पोर छोटा हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेप ऑफ गार्ड सेल और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आंसर है शेप ऑफ गार्ड सेल, शेप ही तो यूनिक है उसका, इसीलिए तो स्टोमेटा जो है खुल रहा है और बंद हो रहा है, ठीक है, क्लियर। फिर पोटेशियम आयन के बारे में मैंने आपको बताया कि दिमाग में रखना है इसको, जब आगे मैकेनिज्म पर बात करेंगे तब इस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो देखिए आप ना, हम क्या देख रहे हैं, क्लोज यानी स्टोमेटा क्लोज है, एक में ओपन है, ठीक। फर्क क्या है बेटा, फर्क है कि आउटर वॉल जो है वो बेंड कर रही है, तो आपको इनर वॉल दूर दूर दिखाई पड़ रही है, और जब बेंड नहीं कर रही है आउटर वॉल तो पास पास दिखाई पड़ रहा है, स्टोमेटा क्लोज ओपन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये देखिए गार्ड सेल फ्लैसिड है, और जब गार्ड सेल थिन आउटर वॉल है इसमें, देख रहे हैं आप, ठीक है, थिक आउट इनर वॉल है इसमें, देखिए ध्यान से, है ना बेटा, ठीक है। और जब स्टोमेटा क्लोज दिखाई पड़ रहा है आपको ये, ठीक है। जब गार्ड सेल जो है वो टर्जिड होगा, तो देखिए आप, है ना, तो जो इनर वॉल है बाहर की तरफ बेंड करेगी, वो बेंड की है,
और इनर वॉल जो है, आउटर वॉल जो है बाहर की तरफ बेंड करेगी, तो इनर वॉल के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो देखिए आप स्टोमेटा आपको ओपन दिखाई देगा, है ना, क्लियर, ठीक है, क्लोज ओपन, देख रहे हैं, क्लोज देखा टर्म, क्लोज ओपन, ठीक है। तो इसका मतलब व्हेन द गार्ड सेल बिकम्स फ्लैसिड द टेंशन ऑन द वॉल इज रिलीज्ड, के द स्टोमेटल एपर्चर क्लोजेस, के तो हमने क्या कहा, हमने कहा आपसे कि जब गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड होती है, उसमें वाटर कंटेंट कम होता है, तब जो है वो वॉल के ऊपर टेंशन नहीं होता है, तो स्टोमेटल एपर्चर क्लोज होता है, के सो इट इज द शेप ऑफ द गार्ड सेल व्हिच ब्रिंग अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के इसका मतलब गार्ड सेल का शेप वो चीज है जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ठीक है, देखिए ना, तो मैंने क्या कहा, और ये स्टोमेटा खोलेंगे, वाटर बाहर इवोपरेट करेगा, वाटर बाहर निकलेगा उससे, उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, और जो एसेंट ऑफ सेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, क्लियर। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है, क्योंकि देखो जब तक एनसीईआरटी का लोगो दिखा के आपको मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ाऊंगा, तब आपको लगेगा कि सर ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया है ना, बार बार बोलना पड़ता है, क्योंकि आपको देखो क्या होता है, यही क्लास आप है ना ऑफलाइन मोड में ले रहे होते ना, मेरा कोई कोचिंग क्लास होता, वहां आके आप बैठे होते, तो एक भी क्वेश्चन दिमाग में इस तरह का जनरेट नहीं होता आपके, लेकिन जब हम ऑनलाइन लेते हैं तो कई बार क्या होता है, हमको खुद को यकीन नहीं होता है कि भाई कि हम क्या वाकई ट्यूशन पढ़े। अभी भी पूछते बच्चे, सर मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, मैंने कोई कोचिंग नहीं लगाई है। अरे दादा तू ऑनलाइन पढ़ रहा है, ये तो कोचिंग है, और क्या कोचिंग होती है भाई। क्लासेस का मतलब क्या होता है, क्लासेस का मतलब ये है कि कोई आपको पढ़ा रहा है। अब जब तक सच्ची में आके कान नहीं खींचूंगा तब तक मानोगे नहीं कि पढ़ा रहा हूं। हाँ नहीं तो ठीक है, मतलब समझा करो बात कर, आप पढ़ रहे हो, आप क्लासेस ले रहे हो, आप ये तो बोलना ही मत कि क्लास नहीं लगाया आपने। फर्क इतनी सी बात है, बात का है, मोटा मोटा पैसा नहीं दिया हमको, ठीक है, तो इसलिए, लेकिन मोटा मोटा प्रॉमिस किया आपने मेरे को। देखो एक बात बता दूं मैं, कि यदि गुरु दक्षिणा नहीं भरोगे ना तो कभी लगेगा नहीं आपको के लाइफ में, ये सच्ची बात है कि गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। मैं आपका टीचर हूं, यदि आप मानते सच में, तो आपको मुझे गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, और वो बड़ी भारी कीमत है उसकी, आपका सिलेक्शन, ठीक है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, मैं अंगूठा नहीं मांग रहा हूं, मैं क्या मांग रहा हूं आपसे, आपका सिलेक्शन, आपका भविष्य जो आपके लिए ही काम आएगा, एक प्रॉमिस, एक वायदा जो आपको पूरा करना है। यकीन मानिए मैंने बड़ी फीस मांगी आपसे, मैं आपसे जो है 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए मांगने में यकीन नहीं रखता हूं। मैं यकीन रखता हूं रिलेशनशिप मेंटेन करना, मैं यकीन रखता हूं कि आप मुझे एक प्रॉमिस करें सच्चे दिल से कि आप मुझे गुरु दक्षिणा देंगे आपके सिलेक्शन के रूप में, ठीक है। चलो एनसीईआरटी में क्या लिखा हम देखते हैं। वाटर इज ट्रांजिएंट इन प्लांट, के पानी पौधे में जो है मेहमान के समान है, आता है जाता है, रुकता नहीं है लंबे समय। यही तो मतलब इस बात का, और क्या है, ठीक है। लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ, के मोस्ट ऑफ इट लॉस थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स, द वाटर लॉस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। क्लियर, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट में, ठीक है। फिर यू हैव स्टडीड ट्रांसमिशन इन अर्लियर क्लास बाय, अब पहले की क्लासेस में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारी गलती, ठीक है। एनसीईआरटी साहब बोल दिया, एनसीईआरटी साहब बोल दिया, भैया देखो तो पहले बचपन से तू पढ़ता नहीं आ रहा, मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, ठीक है, वो पहले बताया तुमको, ठीक है। मतलब एक हेल्दी प्लांट में दिया आप एक पॉलिथीन बैग को, अरे यार प्रयोग करके देख लो ना, एक प्लांट घर के आसपास हो, एक पॉलिथीन बैग लेना, पतली सी पॉलिथीन बैग लेना, उसकी कुछ लीफ अंदर डालना उसमें, और उसको जो है वो अपना रबर बैंड से कस देना या रस्सी से बांध देना उसको, थोड़े से प्लास्टिक के अंदर वाटर इकट्ठा हो जाएगा। अरे मैन वर्सेस वाइल्ड नहीं देखा गया, कई बार पानी वो ऐसे ही पीता है, वो निकाल के अधिक गर्मी वाले एरिया में वो प्लांट को बांध देता है पत्ते उससे जो है वो पॉलिथीन बैग से, फिर वाटर के वेपर से इकट्ठे होते हैं, उनसे फिर वो वाटर बना के पी लेता है, ठीक है। मैन वर्सेस वाइल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी टीवी में देखने टाइम नहीं, कि अभी मैंने जो बताया मतलब मान लो कैसा होता है, ठीक है। अभी केवल यूट्यूब देखना है, और उसमें भी चैनल देखना है वाला, समझ गए, पढ़ना है। यूट्यूब इज मीडियम ओनली, ये क्लास है, एक्चुअली क्लास है। यदि आप मुझे यूट्यूबर समझ रहे हैं तो आप मेरा बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट ए यूट्यूबर, आई एम ए टीचर, आई एम टीचिंग यू क्लास, के हमारे पास कोई दूसरा मीडियम है नहीं जाने का, इसलिए इसके थ्रू यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर कई बार क्या होता है, कई बार एक चीज और होती है कि
बड़ी मजे की बात, कई बार बच्चे होते सर आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप बायोमेंटर्स का बड़ा बड़ा सा सर आपके चैनल पे इतने सारे एड आते हैं, ठीक है, कौन कौन एड आते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुत सारे एड आते हैं, तो आप नंबर 1 एड बंद कर दो। भैया देखो ऐसा है, YouTube जो है ना उसने आपको फैसिलिटी दे रखी है, यदि तुम एड फ्री वीडियो देखना चाहते हो ना तो वहां जाओ और वहां जाके जो है YouTube प्रीमियम ले लो आप, 150 रुपए महीना कुछ लेते हो, 150-200 रुपए महीना, और आपको वो एड फ्री दिखाएंगे पूरा वीडियो, ठीक है। YouTube आपको अब बड़े वीडियो अपलोड करने की परमिशन देता है, और क्या होता है जो एड से जो छोटा मोटा जो भी रेवेन्यू आता है ना वो कुछ खर्चों में काम आता है इंस्टीट्यूट के, ठीक है, तो वो एड तो देखने पड़ते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं सर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपना एड चलाओ सब जगह पे, तो देखो भैया ऐसा है, नंबर 1 वी आर नॉट द इंस्टीट्यूट जिसके पास करोड़ों रुपए की फंडिंग मिली हो। जिन जिन के आप एड देखते हो उनका नाम डालिएगा और फंडिंग डालिएगा, कितना फंडिंग मिला उनको के, तो उनको कई कंपनीज ने फंडिंग दिया हुआ, बड़ी बड़ी सॉफ्टबैंक ने फंडिंग दिया, किसी को फेसबुक ने फंडिंग दिया हुआ है, किसी को जो है वो सेक्वा ग्रुप ने फंडिंग दिया हुआ है, दे ऑल उन सब के आपको मालूम चलेगा करोड़ों रुपए ने, ऐसा छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 600 करोड़ का फंडिंग, 400 करोड़ का फंडिंग, और ये फंडिंग का यूज करते हैं अपने प्रमोशन में वो लोग, है ना। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, 1 रुपया भी यदि मैं खर्च करता हूं तो खुद से खर्च करता हूं, आपके जो सब्सक्रिप्शन होते हैं उन बच्चों से खर्च करते हैं, ठीक है। जब मुझे लास्ट टाइम मेरे को जरूरत पड़ी कि हमारे पास ऑफिस में बैठने की जगह नहीं थी यहाँ पे, और मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं जो है मैं ऑलरेडी एक जो है 1-2 ऑफिस यहाँ पे जहाँ पे है वहाँ पे एक ऑफिस को मैं ऑन करता हूँ अपनी प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया, फिर लगा कि ये प्रैक्टिस वाला काम मेरा सफर करेगा, ये काम तो एक ऑफिस मुझे और लेना पड़ेगा, किराया जो है रिकरिंग होता है, फिर स्टेबिलिटी नहीं होती किराए में, तो सोचा एक ऑफिस ले लें, तो मुझे को मेरा घर बेचना पड़ा, एक मेरे पास एक्स्ट्रा घर था भोपाल में, उस घर को बेच दिया मैंने, पैसा आया मैंने एक ऑफिस ले लिया। हम लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए कभी, तो किसी से नहीं बोला हमने कि आप हमको जो है वो ऐसा दे दो, ये किसी से नहीं बोला अटके, सिर्फ इतनी सी बात है कि हम बोलते हैं बेटा आप सब्सक्राइब करेंगे, आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, आप DPP सॉल्व करेंगे, आपका फायदा होगा, उसके बदले जो आप सर्वर का चार्ज भरेंगे 50-100 रुपये हमको मिलेगा, उसमें से जिसको हम जो जोड़कर आपके इंस्टीट्यूट में बाकी सबकी सैलरी टाइम पर देंगे, बाकी सब खर्चे को पूरा करेंगे आपके। ये भी लेक्चर के दौरान में बात क्यों करूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि क्या होता है कि लाइफ में 2 चीजें होती है बड़ी इंपॉर्टेंट। एक चीज ये होती है कि आप क्या वाकई धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस। दूसरा होता है कि आप परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन सैक्रिफाइस मांगता है, परिवर्तन भागीदारी मांगता है। भागीदार बनिए, किसी सॉफ्टवेयर के सामने जाके हाथ नहीं फैलाने वाला मैं कि इतना सारा बच्चा पढ़ता है हमारे पास, वैसा पढ़ता है तो हमको 500 करोड़ दे दो, हम भी अपना ऐड मारेंगे, ठीक है। 2 रोटी खा लेंगे काफी है हमारे लिए, ठीक है। मिल बांट के खाएंगे सब, काफी है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन स्वाभिमान के साथ रहेंगे, ठीक है। चलिए, आप बोलोगे कि सर आपको कभी कभी क्या आता है, अरे कुछ नहीं यार, फैमिली है, बात करने का मन किया, बात कर ली 2 मिनट, हाँ ठीक है। अब इतनी देर से पढ़ा भी तो रहा हूं 1 घंटे से, तो मन किया तो बात कर लिया 2 मिनट के लिए, ठीक है। अपने हमारी भी तो इच्छाएं होती है, भावनाएं होती है, अपने बच्चों से कुछ बात करें अपने मन की, हाँ केवल पढ़ा हूं बस, हाँ ठीक है। चलो तो अभी बात करते हैं यहाँ पे, यू कुड ऑल्सो स्टडी वाटर लॉस फ्रॉम ए लीफ यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के। जब बेटा अब ये किसमें क्या होता है, आप सिंपल सी बात है कि कोबाल्ट क्लोराइड का कलर चेंज होता है, जो है वो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर यहां लेंगे आपके, तो पेपर में क्या होता है, पेपर में ड्राइड कोबाल्ट क्लोराइड होता है, और उसको जैसे ही वो वाटर के संपर्क में आएगा तो ब्लू हो जाएगा पेपर के। तो आप लीफ पर दोनों तरफ पे आप कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा दीजिए आपके, जहां से वाटर निकलेगा आपको, जिस सरफेस से वाटर अधिक निकलेगा वो अधिक नीला दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। वाटर निकल रहा है मतलब पेपर का कलर चेंज हो रहा है, मतलब वाटर निकल रहा है बाहर वहां से, जो कि ट्रांसमिशन का सबूत होता है, ठीक है। फिर एनसीईआरटी क्या लिखता है, ट्रांसमिशन इज द इवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, मतलब वेपर्स के रूप में वाटर बाहर निकलता है प्लांट से, ठीक है ना। इट इज मेनली थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। एक पोर को हम स्टोमा कहते हैं, एक अकेले को, एक्चुअली में स्टोमा इज द पोर, आसपास के गार्ड सेल होती है, दोनों को मिला के स्टोमेटा कहते हैं। Besides the loss of the water vapor in transmission, exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaf also occurs through the stomata। तो मैंने कहा ना gases exchange के लिए स्टोमेटा जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली स्टोमेटा आर ओपन इन डे टाइम एंड क्लोजेस ड्यूरिंग द नाइट, ये भी देख चुके हैं, फोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं इसको। द इमीडिएट कॉज of the opening and closing of stomata is the change in the turbidity of the guard cell के जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो होता है कि उनके अंदर टर्जिडिटी में परिवर्तन आता है, कि वो सेल जब टर्जिड होगी, फूली होगी, वाटर कंटेंट अधिक होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा।
सेल जब गार्ड सेल, किसकी बात कर रहा हूं, गार्ड सेल जब फ्लैसिड होगी तो स्टोमेटा क्लोज जाएगा। अब ये टर्जिडिटी में परिवर्तन कैसे आता है इसको हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर आगे, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल टुवर्ड्स द पोर और स्टोमेटल एपरेचर इज द थिक एंड इलास्टिक, थिक एंड, ये नॉन इलास्टिक होना चाहिए, गलत लिखा है एनसीईआरटी में, इट इज थिक एंड नॉन इलास्टिक, इट इज नॉट इलास्टिक। इलास्टिक होता ना तो फूल के बाहर निकल गया होता है, ये एनसीईआरटी की एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। बाकी सब जगह पे थ्योरी प्रेजेंट है के, दुनिया कहती है नॉन इलास्टिक, ये बोल रहा है इलास्टिक, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में कुछ है, सर एग्जाम में आ गया तो क्या होगा। अब देखो यार भैया, ऐसा है कि हम तो सही पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। अब एग्जाम में आ गया तो 50-50 बात है, बिल्कुल सही आंसर गया तो थिक एंड नॉन इलास्टिक, और लकीर के फकीर टाइप आंसर गया तो थिक एंड इलास्टिक, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या बनता लॉजिक, मेरे विचार में, मैं जो आपको बोलता हूं कि मेरे विचार में सही आंसर लगाने से क्या होता है कि कल को मान लीजिए कि थिक एंड इलास्टिक लगाया आपने आंसर, और जो कई बच्चों ने थिक एंड नॉन इलास्टिक लगाया, अब वो क्वेश्चन को क्लेम किया उन्होंने कि नहीं ये तो आंसर गलत है, इसका एनसीईआरटी में गलत रखा, आंसर गलत है, 50 रेफरेंस दिए उसमें के, और मान लो एनटी ने आंसर मान लिया सही उनका, हालांकि एनटी बड़ा एडमेंट टाइप का कि वो नहीं मानेगा कि हमारा जो उत्तर है वही सही है, सारे उत्तर गलत है, ठीक है। उनको अपमान लगता है, और जिसको नॉलेज में कोई क्वेश्चन उठाने पर अपमान लगता है वो आदमी कभी ग्रो नहीं कर सकता है। पूरी एनटी की टीम के लिए बोल रहा हूं ये बात में, ठीक है। तो गलत आंसर देके भी अड़ जाते हैं कि नहीं तो सही, यही सही है बॉस, ठीक है, कि सूरज तो उत्तर से निकलता है। अरे आपने कहा था पूरब आंसर होता है, पश्चिम बोल देते तो भी हम सोच लेते 1 मिनट के लिए, उत्तर बोल रहे हो, पर ऐसा है, ठीक है। तो मैं इस बारे में ज्यादा आपको नहीं बोल पाऊंगा, मैं इतना बोलूंगा कि ये आपके ऊपर है। यदि आप बिल्कुल एनसीईआरटी का लिखा एज इट इज लगा के आप आते हैं तो आपके पास ये चांस है कि एनटीए ने यदि क्लेम को नहीं माना तो आपका आंसर सही है, और यदि एनटीए ने क्लेम को मान दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और जनरली क्या होता है, यदि एनसीईआरटी में ऐसी मिस्टेक है और आंसर को जो है मान लिया गया है सही आंसर को, तो कई बार कहता बोनस मार्क्स मिलते हैं या क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। पर मैंने बता दिया आपको बेटा कि यहां पे एक पेज फंसा हुआ है इस जगह पे, ठीक है। When turbidity increases within the two guard cell flanking each stomatal aperture of pore, the thin outer wall bulge out and forces the inner wall to the crescent shape के बाहर bulge की, जैसे मैंने आपसे कहा ये outer wall थी, ये inner wall है, ये outer wall है, ठीक है। जब ये फूला तो ये outer wall, ये inner wall, ये outer wall, ये inner wall, outer wall, ये इनर वॉल, आउटर वॉल, ठीक है। क्या फर्क है दोनों के बीच में, ये दूरी क्यों बढ़ गई है, इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो है वो आउटर वॉल जो है वो बाहर की तरफ बल्ज हुई, ये इस तरफ बल्ज हुआ, ये इस तरफ बल्ज हुआ, ये ठीक है। तो इन दोनों ने धकाया एक दूसरे को, इसलिए दूरी, इनर वॉल की दूरी बढ़ जाती है। अब आप देखो ना, खुद इसकी मैकेनिज्म समझ आ रहा है कि ये इनर वॉल इलास्टिक होगी कि नॉन इलास्टिक। भाई इलास्टिक होगी तो ये खुद बाहर फूल जाएगी, खिंचेगी क्यों अंदर, ये खुद बाहर फूल जाएगी, ठीक है ना। The opening of stoma is also added due to the orientation of microfibril in the cell wall of the guard cell। मैंने कहा ना गार्ड सेल के सेल वॉल में सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल का ओरिएंटेशन होता है के, और ये रेडियली अरेंज होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल अरेंज नहीं होते, ठीक है, ये रेडियली अरेंज होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे पट्टी में अरेंज होते हैं, रेडियल अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक। इससे स्टोमेटा का ओपन होना आसान हो जाता है। व्हेन दी गार्ड सेल्स लूज टर्गर, जब गार्ड सेल से वाटर बाहर निकलता है तो क्या होता है कि इलास्टिक इनर वॉल जो है, द इलास्टिक इनर वॉल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, या फिर इलास्टिक लिखा इसको में, एक्चुअली में इनर वॉल तो नॉन इलास्टिक होती है, एक्चुअली जो आउटर वॉल होती है वो फ्लैसिड होती है, इसके किनारे पास आते हैं तो ये पोर अंदर तरफ आ जाता है, ठीक है ना, बिकम फ्लैसिड एंड स्टोमा गट क्लोजेस के। तो ये जो कंट्रोवर्सी मैं आपको क्लियर कर दिया बेटा इस बारे में, ठीक है ना, एकदम स्पष्ट दिमाग में रहना चाहिए। पर क्योंकि देखो बेटा जब हम पढ़ाते हैं ना तो हम लोग जो है उसके लिए कई सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल, एनसीईआरटी ऐसा नहीं कि आंख बंद करके एनसीईआरटी पूरा 100% शामिल करेंगे, पर कहीं यदि कुछ गलत है तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम लोग एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड को भी भेजते हैं, उसको कई बार करेक्शन है, इसलिए एनसीईआरटी में आप देखेंगे नया एनसीईआरटी में पुराने की तुलना में करेक्शन हुआ है, ठीक है। अब ये जो पीपीटी है, इस पीपीटी में जो है वो नया एनसीईआरटी यूज किया गया, मैं एक बार फिर चेक करूंगा इसमें कि करेक्शन किया है या नहीं किया उसमें उन्होंने, ठीक है, परंतु ये जो है वो दिमाग में रखना इस चीज को बेटा, ठीक है। देखिए आप ना ये रेडियल मिसलेशन दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना, गार्ड सेल और स्टोमेटा में, ठीक है, क्लियर।
Usually the lower surface of a dorsiventral leaf has the greater number of stomata. जनरली लोअर सरफेस में मोर स्टोमेटा होते हैं, और आइसोबाइलेटरल लीफ जो होती है, मोनोकॉट की लीफ में जो है वो स्टोमेटा दोनों स्टोमेटा जो है दोनों सरफेस पर इक्वली होते हैं। ठीक है, तो आइसोबाइलेटरल लीफ जो मोनोकॉट की लीफ है उसमें अपर एंड लोअर सरफेस दोनों में स्टोमेटा बराबर होते हैं, जबकि जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ होती है, जो डाइकॉट की लीफ होती है, उसमें जो है मोर स्टोमेटा लोअर सरफेस में होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं टेम्परेचर, मोर द टेम्परेचर मोर द ट्रांसमिशन। लाइट में स्टोमेटा, फोटोएक्टिव स्टोमेटा लाइट की वजह से खुलते हैं, अंधेरे में बंद हो जाते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी लेस इज द ह्यूमिडिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रेट ऑफ ट्रांसमिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। जितना अधिक नमी रहेगी उतना जो है वो ट्रांसमिशन स्लो होगा। ठीक है, नमी का मतलब है कि बाहर गर्मी कम है। ठीक है, विंड स्पीड, यदि विंड का मॉडरेट विंड फ्लो होगा, मध्यम गति से हवा बहेगी, तो जो स्टोमेटा के ऊपर वाटर वेपर से वो लगातार हटते रहेंगे, तो ग्रेडियंट बना रहेगा। तो वो ग्रेडियंट के बने रहने से क्या होगा बेटा, कि उससे के बने रहने से ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा। ठीक है, प्लांट फैक्टर जो ट्रांसमिशन को अफेक्ट करते हैं वो है नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। जितने अधिक स्टोमेटा की संख्या होगी, जितना अधिक उनका डिस्ट्रीब्यूशन का प्लांट बॉडी में होगा, उतना अधिक ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, जितने अधिक स्टोमेटा ओपन होंगे उतना अधिक ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट के पौधा किस तरह के वाटर में प्रेजेंट है। यदि प्लांट को सफिशिएंट वाटर मिलेगा तो सफिशिएंट क्वांटिटी में ट्रांसमिशन होगा। प्लांट को वाटर कम मिलेगा, प्लांट वाटर स्ट्रेस कंडीशन में होगा, तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में वो अपने अधिकांश स्टोमेटा को वो बंद कर लेगा। ठीक है, कैनोपी स्ट्रक्चर के प्लांट में कितना बड़ा हिस्सा, कितनी सारी लीफ प्रेजेंट है, जितना अधिक लीफ प्लांट में प्रेजेंट होगा उतना अधिक वो ट्रांसमिशन करेगा। ठीक है, क्लियर। फिर अब ये बात भी क्लियर है हमको कि ट्रांसमिशन होता है उससे एसेंट ऑफ स्टेप होता है, वाटर कॉलम ऊपर की ओर खींचता है। और पिछली क्लास में हमने बात किया था कि कोहेसिव फोर्स मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल के, एडेसिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल का अदर मॉलिक्यूल के साथ में अट्रैक्शन जो है, जैसे ट्रैकरी एलिमेंट जाइलम वेसल की वॉल से जुड़ना उसका के, तो कोहेशन जो और एडेशन ये वाटर कॉलम को बनाए रखने में रोल प्ले करते हैं। सरफेस टेंशन मतलब है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ के रखता है, तो वाटर कॉलम टूटता नहीं आसानी से। तो वाटर कॉलम खींचोगे पूरा वाटर कॉलम ऊपर की ओर खींच जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है इसकी, कोहेशन, एडेशन, सरफेस टेंशन, वो वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं। मतलब वाटर मॉलिक्यूल को आप यदि खींचते हैं तो पूरा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो खींचता हुआ ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन प्लांट जो वाटर में कैपिलरिटी इज एडेड बाय द स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रैकर एलिमेंट एंड ट्रैकेट एंड द वेसल एलिमेंट के, तो पौधों के अंदर जो वेसल एलिमेंट होते हैं उनका डायमीटर भी कम होता है, जो एक प्रकार से जो है वो ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि थोड़े से फोर्स में ही वाटर को हम ऊपर की ओर खींच सके। इसको हम हाई कैपिलरिटी बोलते हैं। याद रखिएगा, केवल कैपिलरी एक्शन से वाटर ऊपर नहीं जा सकता है, पर हाई कैपिलरिटी का मतलब है कि ट्रैकरी एलिमेंट का डायमीटर कम होने के कारण क्या होता है, और पेड़ की लंबाई ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि थोड़ा भी फोर्स लगेगा तो वो फोर्स जो है वो अधिक वाटर कॉलम को ऊपर की ओर खींच पाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर वाटर, हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रॉ मटेरियल क्या होते हैं, CO2 एंड वाटर होता है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ जाइलम वेसल फ्रॉम द रूट टू लीफ बीन कैन सप्लाई द नीडेड वाटर, तो जो जाइलम वेसल है वो वाटर सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं। बट व्हाट फोर्स डज ए प्लांट यूज टू मूव वाटर मॉलिक्यूल इनटू लीफ पैरेन्काइमा सेल वेयर दे आर नीडेड के, तो वो कौन सा फोर्स है जो वाटर कॉलम को खींचकर ऊपर तक लीफ तक लेके आता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया पिछली क्लास में कि वो फोर्स होता है बेटा ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, एज वाटर इवोपरेट थ्रू द स्टोमेटा, since a thin film of water over the cell is continuous, it results in pulling the water molecule by molecule into the leaf from the xylem के, तो जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल इवोपरेट होता है तो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं आपस में, एक के बाद एक रिलीज होते चले जाते हैं वहां से के, तो क्या होता है बेटा कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो इवोपरेट हुआ उसके बाद अगला वाटर मॉलिक्यूल इवोपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कोहेसिव फोर्स से जुड़े होते हैं। Also because of the lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to the substomatal cavity and intercellular space, water diffuses into the surrounding air that create a full pull। ठीक है, तो क्या होता है कि जो स्टोमेटल कैविटी है वहां से वाटर बाहर इवोपरेट हो गया, क्योंकि बाहर वेपर्स कम है, बाहर गर्मी अधिक है, वेपर्स कम है, तो अंदर से वाटर बाहर निकल गया, डिफ्यूज हो गया बाहर के मीडियम में। ठीक है, तो क्या हुआ, अंदर लीफ के अंदर वाटर की कमी हो गई, तो लीफ ने वाटर लिया अपनी मिड रिब से, मिड रिब ने वाटर लिया स्टेम की ब्रांच से, स्टेम की ब्रांच ने वाटर लिया मेन स्टेम से, और मेन स्टेम ने वाटर लिया रूट से, एक पुलिंग फोर्स क्रिएट हो गया। ठीक है, मेजरमेंट रिवर्स, ये जो जब माप लिया गया तो उससे मालूम चलता है कि द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसमिशन कैन क्रिएट प्रेशर सफिशिएंट टू लिफ्ट ए जाइलम
साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट के। तो जो प्रमाण सामने मिले उससे मालूम चला कि यदि जो फोर्स पुल फोर्स क्रिएट होता है, जो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, वो 130 मीटर ऊंचाई तक जो है वो तकरीबन 400 फीट से भी अधिक ऊंचाई तक जो है वाटर कॉलम को आसानी से खींच सकता है यदि हम नॉर्मल साइज के जाइलम की बात करें। ठीक है, उसमें वो 400 फीट तक ऊंचाई तक वो वाटर कॉलम को खींच सकता है। ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी का फिगर 11.9 है जो बतला रहा है कि स्टोमेटा से जो है वो वाटर जो है वो कैसे कैसे जो कि जाइलम से वाटर बाहर आया लीफ सेगमेंट के, और वहां से कैसे स्टोमेटल पोर से वाटर बाहर डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है, ये आपको बतला रहा है कि कैसे जो है वाटर का इवोपरेशन थ्रू स्टोमेटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे थ्योरीज टू एक्सप्लेन द डे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि स्टोमेटा दिन में ओपन कैसे होते हैं, कैसे टर्जिडिटी में परिवर्तन होता है कि स्टोमेटा ओपन हो जाता है और रात में क्लोज आता है, रात में स्टोमेटा बंद क्यों होता है, दिन में स्टोमेटा खुलता क्यों है, इस मैकेनिज्म की बात करेंगे। पोटेशियम आयन का क्या रोल होता है उसकी बात करेंगे हम के, और कुछ प्लांट में रात में स्टोमेटा यदि खुलते हैं तो वो कैसे खुलते हैं इस पर बात करेंगे हम बेटा। ठीक है ना, चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए लगातार। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो एक लंबे लेक्चर के बाद अब बारी है एमसीक्यूज की, तो हम देखते हैं। अब देखो बेटा, एक बात जो है, जितने भी एमसीक्यू मैं लगवाऊंगा आज थोड़े ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे हम, तो उनके बाद एमसीक्यू को लगाने के बाद आप मेरे को अपना स्कोर जरूर बताओगे कि उतने में से जो टोटल मैंने एमसीक्यू जो आपको लगवाए हैं, सपोज कि मैंने 10 लगवाए या 20 एमसीक्यू आपके साथ मैंने सॉल्व किए, तो कितने आपने ट्रूली जो है वो सही किए थे, जरूर बताइएगा मेरे को। ठीक है ना बेटा, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको सीखना पड़ेगा, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे बेटा। तो और कितना गलत किया हमने, क्यों गलती किया हमने, उस गलती को भी इंट्रोस्पेक्ट हमें करना पड़ेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में ये है बेटा, बताइए। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। इम्बाइबिशन में क्या शामिल होता है? इम्बाइबिशन इन्वॉल्व्स, ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है डिफ्यूजन ऑफ वाटर, दूसरा है मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू इम्बाइबेंट थ्रू कैपिलरिटी, फिर तीसरा है मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू इम्बाइबेंट थ्रू डिफ्यूजन एज वेल एज कैपिलरी एक्शन, चौथा है एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, मैंने बेटा आपको बताया था, बताओ क्या आंसर होगा इसका, जल्दी जल्दी बताओ। के क्या आप में से किसी को केवल ए आंसर लग रहा है कि किसी को बी आंसर लग रहा है? ठीक है, किसी को डी लग रहा है? तो मैं क्लियर कर दूं आपसे, इम्बाइबिशन। अब देखो इसमें क्या चुनना है आपको, एंड दिस क्वेश्चन वांट, क्या हुआ चाहता है वो कि बेस्ट आंसर के, यानी इतने दिए गए उत्तर में से कोई भी ऐसा नहीं जो एब्सोल्युटली गलत हो। वाटर का डिफ्यूजन होता है, कैपिलरी एक्शन होता है, वाटर का एड्सॉर्प्शन ये भी होता है, देन व्हाट? फिर सही आंसर क्या है? सही आंसर है, देखो कई बार मैंने आपको बताया, हमेशा मैंने आपको समझाया बेटा कि प्लीज ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जहां पर यहां पर साधारण से क्वेश्चन भी आपको जो है वो चारों खाने चित करने की क्षमता रखते हैं वो। मतलब एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको हर बार ऐसा नहीं देगा कि एक क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 गलत 1 सही, हर बार ऐसा नहीं होगा। कई बार ऐसा होगा कि चारों ऑप्शन जो है वो सही है, बेस्ट आपको चुनना है। द बेस्ट आंसर इज कि इम्बाइबेशन की प्रक्रिया में, इम्बाइबमेंट में डिफ्यूजन भी होता है और कैपिलरी एक्शन भी होता है और साथ में एड्सॉर्प्शन भी होता है। लेकिन यहां पर हमको क्या चुनना है, क्योंकि इसने अलग अलग रखा है, डिफ्यूजन अलग कर दिया उसने, कैपिलरिटी अलग कर दिया उसने, एड्सॉर्प्शन अलग कर दिया उसने, तो कम से कम 2 प्रोसेस जो सबसे वाइटल है वो चुनना पड़ेगा। नंबर 1, जब एक इम्बाइबेंट को हम जो है इम्बाइबिंग सॉल्यूशन में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो क्या होता है बेटा, लिक्विड मीडियम में डालते हैं, तो सबसे पहले उसके बीच में क्या होता है, लिक्विड सरफेस जो है वो एड्सॉर्ब करता है सरफेस पे, फिर कैपिलरी एक्शन से वाटर अंदर जाता है और डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है और वाटर फिर अंदर की ओर एंटर करता है। ये तो पढ़ा हुआ है हमने। द बेस्ट आंसर इज कि आपको आंसर देना है कि डिफ्यूजन और कैपिलरी एक्शन दोनों इन्वॉल्व इसमें होता है। ठीक है ना, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई बहस नहीं, जो सही है वो सही है। क्लियर? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था पर एग्जाम में गलती कराता है बेटा। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच कंडीशन डज डीपीडी बिकम मोर देन ओपी? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा, बताओ कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन होता है डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। मतलब नॉर्मल कंडीशन में डीपीडी की तुलना में हमेशा ओपी बड़ा होता है। ठीक है, पर किस कंडीशन में डीपीडी ओपी से बड़ा होगा? यदि टीपी हो जाए पॉजिटिव तो हम क्या बोलेंगे, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। यदि ये वैल्यू माइनस में हो जाए तो क्या हो जाएगी, वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो वैल्यू डीपीडी का ओपी से अधिक हो जाएगा। है ना? क्लियर? अब ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने दिया क्वेश्चन है तो ध्यान रखना भाई, है ना, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। है ना? क्लियर? ठीक है,
आ रही बात समझ में? जब टीपी नेगेटिव होगा तो डीपीडी का वैल्यू ओपी से अधिक हो जाएगा बेटा, है ना? ठीक है, क्लियर है ना? बाकी ये सब क्यों मैटर नहीं करता, क्योंकि ये तो माइनस, ये तो यहां इक्वेशन ये है ना, इसलिए बाकी चीजें मैटर नहीं करती बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर टू 1m सुक्रोज सॉल्यूशन दी वाटर पोटेंशियल ऑफ 1m सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज। बताओ, साधारण सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर केमिस्ट्री लगाने का नहीं कि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, समझ गए ना? केमिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा सा फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, ठीक है? हम बोलेंगे आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, तो समझ गए ना? ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वाटर पोटेंशियल। भाई वाटर पोटेंशियल सॉलिड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, सॉलिड पोटेंशियल मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि बाहर से लगाएंगे फोर्स हो तो क्या मतलब है? मतलब यहां पर जो 1m सुक्रोज सॉल्यूशन है बेटा, उसकी तुलना में जो 1m सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, जब घोलोगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, इट बिहेव लाइक 2m के समान व्यवहार करेगा। मतलब 1m सोडियम क्लोराइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, सॉलिड पोटेंशियल है, वो सॉलिड पोटेंशियल 1m सुक्रोज से ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा मतलब वाटर पोटेंशियल को वो माइनस है, वैल्यू माइनस में होती है, कम कर देगा वो। तो क्या बोलेंगे हम? कंपेयर टू 1m सुक्रोज सॉल्यूशन, वाटर पोटेंशियल ऑफ 1m सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज लोअर। ठीक है, बिकॉज मोर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा ना बेटा, सॉलिड पोटेंशियल, सॉलिड का नंबर बढ़ जाएगा तो जो है वो सॉलिड पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो जाएगा, और वाटर पोटेंशियल जो है वो हाईएस्ट किसका होता है? प्योर वाटर का होता है, 0 होता है बेटा। ठीक है ना? ठीक, सुक्रोज सॉल्यूशन का की तुलना में जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा सेम 1m में, उसमें क्या होगा बेटा? चूंकि जो है वो सॉलिड पार्टिकल का नंबर बढ़ जाएगा तो सॉलिड पोटेंशियल बढ़ जाएगा, जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब वाटर पोटेंशियल लोअर हो जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा बेटा? हायर वैल्यू लोअर साइड चली जाएगी, है ना बेटा? ठीक है, चलिए आई बात समझ में कि सिर पे से जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कैन बी इंक्रीज थ्रू, के वाटर एब्जॉर्प्शन के रेट को हम जो है वो कैसे, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कैन बी इंक्रीज थ्रू, कैसे बढ़ा सकते हैं? जल के अवशोषण की दर को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सिंपल सी बात है बेटा, जितना अधिक जो है वो ट्रांसपिरेशन होगा उतना अधिक जो है वो लीफ के अंदर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल जनरेट होगा, जितना अधिक नेगेटिव वाटर पोटेंशियल जनरेट होगा उतना स्ट्रांग ट्रांसपिरेशन पुल होगा और जो रूट से पैसिवली वाटर को अंदर ले लेगा। तो इसका मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हमें रेट ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की दर को बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें इस समय वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिवली होगा बेटा। क्लियर? पढ़ा हुआ है हमने। अब देखो, तुम यदि अटेंटिव होकर नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं लगवा रहा हूं क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मैंने ये असाइन टास्क लेक्चर दिए, इसलिए लगवा रहा हूं मैं, ठीक है ना? है ना? मतलब मैं मेहनत कर रहा हूं कि बेटा जो है ना, अब आप बोलोगे सर आप फिर से रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते? यार क्या होता है ना, कभी कभी है ना, मतलब मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि अभी आपने कुछ महीने 2-4 महीने पहले रिकॉर्ड किया, फिर आप रिकॉर्ड करो तो आपका मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी पे इसका असर पड़ने लगता है। हमारे हर लेक्चर जो है वो एक हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी पे तैयार किया गया है उनको, ठीक है? इसलिए समहाउ जहां मुझे लगता है ना कि दिस इज द बेस्ट कंटेंट, वहां असाइन करता हूं, ठीक है, कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। तो हर सेशन में कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो आपको असाइन करना पड़ता है, बिकॉज द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी इज वेरी वास्ट, और हम लोग कुछ नहीं छोड़ते हैं, एक एनसीईआरटी के एक लाइन को नहीं छोड़ते हैं बेटा, हम 100% कवर करते हैं। और मेरे पास बॉटनी, जूलॉजी सब मेरे पास ही है, ठीक है? तो अभी मुझे थोड़ा सा जो है वो इसका सहारा लेना पड़ता है। तो मैं सोचता हूं कि चलो ठीक है, इस एनर्जी को हम कहीं और क्रिएटिविटी में लगाते हैं, हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं साथ में, लेक्चर प्लस एमसीक्यू दोनों हो गया, काम ही खत्म हो गया भाई, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही दिया कि नहीं दिया बताना जरूर मेरे को, ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर राइजेस इन द स्टेम ड्यू टू, यानी जो स्टेम में, तने में वाटर ऊपर की ओर बढ़ता है, राइज कैसे करता है? अब देखो, इसके लिए भी बात कर चुके हैं हम, किसके कारण बढ़ता है? वो जो फोर्स वाटर को पुल करता है, खींचता है ऊपर की ओर, वो एक ट्रांसमिशन पुल होता है, और ऐसा वाटर मॉलिक्यूल के आपसी कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, और ये कोहेसिव फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। तो आंसर इज ए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, अब बताओ, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है पर एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.1m सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, क्या डिसॉल्व के, उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? अब आप बोलोगे सर कैसे कैलकुलेट करें हम, कैसे? अरे भाई सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन है, वाटर पोटेंशियल पूछा है नॉर्मल कंडीशन में उसने, इट इज ऑलवेज नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है? तो
तो आंसर तो एक ही है, बाकी तो जीरो है, बाकी वैल्यू पॉजिटिव में है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इतना जाना है। मैंने एग्जामिनर ने इतना घुमा फिरा के सिर्फ इतना पता लगाया है कि बच्चे तुमने नॉर्मल कॉन्सेप्ट को समझे कि नहीं समझे, बस इतना पता लगाया उसने कि तुम्हें मालूम है कि नहीं है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट होता है, जीरो होता है, सॉल्यूशन का हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड, और ये जो क्वेश्चन देखा ना, पुराना क्वेश्चन है पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, हमने जो अभी लिखा ना हमने के। फिर एंडोऑस्मोसिस ऑफ वाटर ऑकर्स व्हेन वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल से इज। अब बताओ, देखो यदि आपके वाटर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये आपको मतलब आपको समझ में इतना एंडोऑस्मोसिस तो हो रहा है, अंदर ऑस्मोसिस हो रहा है अंदर तरफ के, पर क्यों? तो वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। मतलब हमेशा रखे कि वाटर का जो मूवमेंट है, वाटर का जो मूवमेंट है वो हमेशा क्या होता है बेटा? वो हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल, हमेशा वो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर होता है। क्लियर? ठीक है ना? हमेशा जो वाटर का मूवमेंट है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल होता है। यदि एंडोऑस्मोसिस ऑफ वाटर ऑकर्स, मतलब वाटर अंदर आ रहा है, तो सेल शिप का वाटर पोटेंशियल क्या होगा बेटा? वो लोअर होगा, तब तो आएगा अंदर, हायर से लोअर की ओर आएगा। एंडोऑस्मोसिस मतलब अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है मतलब वाटर का मूवमेंट अंदर तरफ हो रहा है, तो मतलब सेल शिप क्या होगा? वो लोअर ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाला, वो वाटर लोअर वाटर पोटेंशियल वाला होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, रूट प्रेशर इज ड्यू टू। रूट प्रेशर क्यों बनता है बेटा? बताओ कि रूट प्रेशर का कारण क्या है? रूट प्रेशर का कारण होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी जब जो है वो वाटर जब जो है वो मिनरल्स को प्लांट की रूट जो मिनरल्स को एक्टिवली अंदर लेती है, तो उससे रूट से हेयर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। बाहर से वाटर की ऑस्मोटिक एंट्री होती है, ऑस्मोटिक एंट्री होती है तो वाटर अंदर इकट्ठा हो रहा होता है और उस सॉल्यूट को जो है वो एक्टिवली आगे बढ़ा दिया जाता है। तो जाइलम में आके जो सॉल्यूट इकट्ठा होता है तो ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर होती है। जब वाटर की ऑस्मोटिक एंट्री होती है, वाटर कॉलम को धकाती है, और जब धकाती है तो वाटर कॉलम ऊपर बढ़ जाता है, उसे रूट प्रेशर कहते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हमने समझा अच्छे से? ठीक है, क्या आंसर है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन के किसका होता है? यहां पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन वाटर का नहीं होता है, सॉल्यूट का होता है, और इस कारण से वाटर की जो एंट्री होती है, वाटर की एंट्री होती है वो ऑस्मोटिक एंट्री होती है। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सुडेशन ऑफ जाइलम सेप ऑन कटिंग ऑफ ए शूट इज ड्यू टू। के देखो जाइलम सेप बाहर निकल रहा है एक तने को काटने पे, हम इसको बोलते हैं टेक्निकली, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग इन प्लांट्स। पौधों में ब्लीडिंग बोलते हैं इसको। हम प्लांट का हिस्सा काट दो, ऊपर से आपको वाटर का ड्रॉप निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इट इज द एविडेंस ऑफ द रूट प्रेशर। गटेशन एंड ब्लीडिंग आर द एविडेंसेस ऑफ द रूट प्रेशर, बताया हुआ ऑलरेडी मैंने आपको। क्लियर? ठीक है ना बेटा? फिर क्वेश्चन नंबर 10, when half of the leaves are removed randomly, transmission will shoot। अब ट्रांसमिशन क्या होता है? लॉस ऑफ, अभी पढ़ा हमने, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, loss of water in the form of vapors from the aerial part of the plant is known as transpiration। अब एक पौधे से वाटर का लॉस हो रहा था, बाहर गर्मी पड़ रही थी, और मैंने ये भी बताया आपको कि कूलिंग इफेक्ट के लिए होता है, ताकि प्लांट का एंजाइम सिस्टम फेल ना कर जाए। एनिमल होगा तो गुफा में जाके छिप जाएगा, प्लांट कहां जाएगा? तो भैया वो अपना कूलिंग इफेक्ट के लिए करता है, और उससे कई सारे फायदे होते हैं। ट्रांसमिशन से एसेंट ऑफ सेफ होता है, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल का कंडक्शन होता है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट होता है, ये सब ट्रांसमिशन के फायदे होते हैं, इसलिए इसको नेसेसरी इविल कहते हैं। ठीक है, अब पूछा यह है कि यदि हम आधी पत्तियों को रैंडमली हटा दें तो ट्रांसमिशन क्या होगा? तो याद रखिए, ओवरऑल आधी पत्तियां हटा दोगे आप तो प्लांट से क्या होगा? ओवरऑल जितना ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, जितना ट्रांसपीरेशन के, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, मैं शायद गलत वर्ड बोल रहा हूं, ट्रांसपीरेशन, जितना ट्रांसपीरेशन जो है हो रहा था प्लांट से, वो ट्रांसपीरेशन जो है वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा। लेकिन पर लीफ, चूंकि गर्मी तो बाहर इतनी है, वाटर उतना बाहर निकलना है, तो पर लीफ जो है वाटर का बाहर निकलना या ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका हम बोलेंगे लोअर मैग्नीट्यूड बट हायर फ्लक्स। के यहां पर क्या होगा बेटा? मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा, मतलब टोटल परिमाण जो है वो कम हो जाएगा, इसमें टोटल परिमाण कम हो जाएगा, लेकिन पर लीफ से, प्रति लीफ से, पर लीफ से जो वाटर का निकलना है वो बढ़ जाएगा, तो स्टोमेटा से वाटर का लॉस बढ़ जाएगा। तो याद रखना फ्लक्स का मतलब क्या? अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अरे यार सिंपल वर्ड के पर यूनिट एरिया में होने वाली घटना, ठीक है,
वॉट एवर द इवेंट, कि वो पर यूनिट जैसे कितना करंट निकल रहा है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से, कितना मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स से। अब हमने बोला यहां पे ट्रांसपिरेशन फ्लक्स बोला, मतलब प्रति इकाई क्षेत्र से पर यूनिट एरिया ऑफ लीफ से कितना वाटर का लॉस हो रहा है वो बढ़ जाएगा। लेकिन टोटल ओवरऑल क्यूमुलेटिव देखोगे आप तो, चूंकि आधी पत्तियां आप हटा चुके हो, तो क्या होगा, परिमाण घट जाएगा, मैग्नीट्यूड घट जाएगा, पर हर एक लीफ से तो वाटर का लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर को मैनेज करना होता है। पहले क्या था, पहले पूरी पत्तियां कूलिंग इफेक्ट दे रही थी तो एक मॉइस्चर का लेयर बन गया था, अब जो आधी पत्तियां बची हैं तो उनको और अधिक काम करना पड़ेगा, तो पर यूनिट एरिया से फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगा लेकिन टोटल मैग्नीट्यूड घट जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021 के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। क्लियर, ठीक है, आज लगाते थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा बोलो तक के कि वीडियो बंद करके जाने का मन कर रहा है कि सर एक तो 1 घंटा 1.25 घंटा वो झिलाया हमको, उसके बाद अभी ये बात कर रहे हो, पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। मेरा थोड़ी ना एग्जाम है, एग्जाम तो आपका है ना, तो मैं यदि आपको बोल रहा हूं कि पढ़ लो तो पढ़ना है, समझ गए, क्योंकि भविष्य को बनाना है बेटा तो करना पड़ेगी मेहनत, है ना। चलो ठीक है, find the correct order of instrument used for measuring, very important question for NEET 2021, ठीक है। find the correct order for instrument used for measuring transpiration, size of stomata, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस के। ऑस्मोसिस का तो मालूम है हमको कि ऑस्मोमीटर होता है, कोई डाउट नहीं, ये तो एक समान दे रखा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होता है बैरोमीटर या मैनोमीटर, ठीक है, चलो मैनोमीटर लगाए, बैरोमीटर मैनोमीटर, ठीक है, वो मेरा, अच्छा हाँ ठीक है, मैनोमीटर है, हम जो है इससे भी हम जो है वो, इसमें मरकरी होता है, इससे पता लगा सकते हैं हम। फिर साइज ऑफ स्टोमेटा का पोरोमीटर होता है, ट्रांसमिशन का पोटोमीटर होता है। तो 11th का आंसर क्या आना चाहिए, 11th का आंसर आना चाहिए डेल्टा डी शुड बी द आंसर, डेल्टा डी इसका 11th का आंसर जो है वो डेल्टा डी होना चाहिए बेटा के, कि जो है रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो पोटोमीटर। आपको पता है बेटा पोटोमीटर हम आगे पढ़ाएंगे, ट्रांसमिशन के आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे, पर चूंकि ये क्वेश्चन में चीजें 3-4 चीजें इकट्ठी थी इसलिए अभी क्वेश्चन ले लिया मैंने। ये पोटोमीटर एक सिद्धांत पे काम करता है कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट इक्वल टू दी रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। जितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं लगभग उसका 99% वाटर को प्लांट जो है वो ट्रांसपायर करता है। तो पोटोमीटर का सिद्धांत ये कि वाटर एब्जॉर्प्शन को नापते हैं और उससे ट्रांसमिशन की दर का पता लगाते हैं। ये पोटोमीटर का सिद्धांत होता है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दी रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। मैं लिख देता हूं कि पोटोमीटर का सिद्धांत क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन is almost equal to the rate of water absorption। ये पोटोमीटर का सिद्धांत होता है, ठीक है ना, क्लियर। पोरोमीटर से हम जो है साइज ऑफ स्टोमेटा पता लगाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मैनोमीटर या बैरोमीटर से पता लगा सकते हैं के, ऑस्मोमीटर से हम ऑस्मोसिस का पता लगाते हैं कि ऑस्मोसिस को अब देखो ऑस्मोसिस में यहाँ पे ऑस्मोमीटर लिखा है, एक्चुअली में यहाँ पे ऑप्शन में, अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन है जैसा है वैसे ही मैंने सामने लिया है, अदरवाइज यहाँ पे ऑस्मोस्कोप होता तो दैट विल बी द मोर करेक्ट आंसर। ऑस्मोमीटर से हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच इज नॉट एसोसिएटेड विद एसेंट ऑफ सेप इन टॉल ट्री के, लंबे वृक्षों में किसका संबंध जो है वो एसेंट ऑफ सेप से नहीं है, ठीक है। देखो मैंने कहा था बेटा एसेंट ऑफ सेप में 3 फिनोमिना काम करती है, एक तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दूसरा होता है ट्रांसमिशन पुल होता है, मैंने आपसे कहा, ठीक है ना, थर्ड होता है, एक होता है कि थर्ड फिक्स होता है कि आपका रेजिस्टेंस जो होता है वाटर कॉलम के मूव करने के दौरान। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर कंटिन्यूटी वाटर कॉलम, मतलब कि वाटर कॉलम टूटता नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल के बीच में होता है। कोहेसिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और ये जाइलम वेसल की वॉल से भी अटैच होता है, उसे हम एडेसिव फोर्स बोलते हैं। तो ये वॉल को छोड़ता भी नहीं है, और एक वाटर मॉलिक्यूल को खींच लोगे तो अगला वाटर मॉलिक्यूल पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा, और ट्रांसमिशन पुल होता है। ट्रैकेरी एलिमेंट पर प्रेशर कब लगता है, ये लगता है रूट प्रेशर में, रूट प्रेशर में। और रूट प्रेशर जो होता है ये बेसिकली एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के दौरान हमको देखने मिलता है, और रूट प्रेशर में ट्रैकेरी एलिमेंट में प्रेशर होता है बेटा। यहां पर जो है वो लंबे टॉल ट्री लिखा है, टॉल ट्री में आपको एसेंट ऑफ सेप करना होता है ना, तो वहां पर प्रेशर से काम नहीं होता, हमें पुल करना पड़ता है, ट्रांसमिशन पुल वहां पर रोल प्ले करता है। तो आंसर इज डेल्टा डी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वाटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम इन केस ऑफ, किसका वाटर पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा, बताइए, सोचिए, सही उत्तर आना चाहिए इसका।
ठीक है, किसका वाटर पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा, बताइए चलिए। अरे यार सिंपल सी बात है, प्योर वाटर कितना होगा, 0। अच्छा एक काम, क्या आप में से कोई इसको अरेंज कर सकता है कि सबसे कम वाटर पोटेंशियल किसका होगा, सबसे कम किसका होगा? देखो प्योर वाटर का मैक्सिमम 0 होगा, फिर उसके बाद 2% ग्लूकोज, देन 10% ग्लूकोज, और सबसे कम होगा 10% NaCl का, क्योंकि ये सोडियम और क्लोराइड दोनों डिसोसिएट कर जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉलम को मिलाइए और सही कॉम्बिनेशन को जो है वो फाइंड आउट कीजिए। बुलीफॉर्म सेल क्या काम करती है, कहां होती है बेटा बुलीफॉर्म सेल? बुलीफॉर्म सेल होती है, देखो मोटर सेल बोलते हैं, ये लीफ की रोलिंग अनरोलिंग रोल प्ले करती है, मोनोकॉट की लीफ में देखने मिलती है। तो हमने क्या बोला, बुलीफॉर्म सेल, आइसो बायलेटरल लीफ, मतलब मोनोकॉट की लीफ की बात की। सब्सिडरी सेल कहां होती है बेटा? स्टोमेटा पढ़ा हमने भी कि गार्ड सेल को घेरने वाली होती है, सब्सिडरी सेल होती है। तो हमने क्या बोल दिया, हमने कहा सब्सिडरी सेल जो है वो उसका संबंध है स्टोमेटा से। इपिथम टिश्यू क्या होता है बेटा? हाइड्रोथोड के अंदर हमको इपिथम टिश्यू देखने मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहां होती है? ये हमको लेंटी सेल में देखने मिलती है। तो क्या हो गया, ए का आ गया है 2, ठीक है, बी का आ गया है 3, सी का आ गया है 4 और डी का आ गया है 1, है ना। 2 3 4 1, 2 3 4 1, अरे कहां गया, ठीक है ठीक है, क्या आया बेटा 2 3, कहां दे रखा है 2 3 4 1, आ गया ना आंसर, ठीक है ना, है ना। ठीक, मैं भी आपके सामने कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन के, ठीक है ना। तो आप आंसर हमको मिल गया था 2 3 4 1, है ना। अब याद, अब एकदम आपको पता होना चाहिए बेटा कि उसका संबंध किस चीज से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है। 15, विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है बताइए, इसमें से क्या सही है इसके अंदर। आप बोलोगे सर ये तो पता था हमको, हालांकि मैंने बाकी क्वेश्चन ही बताया था क्लास में। वाटर पोटेंशियल इक्वल टू दी प्रेशर पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस मैंने बताया था मैट्रिक्स पोटेंशियल, याद है ना, मैट्रिक्स पोटेंशियल के दिस इज द राइट इक्वेशन के। जो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपनी सरफेस पे वाटर को जोड़ सकते हैं, वो मैट्रिक्स पोटेंशियल को शो करते हैं। ये मैट्रिक्स पोटेंशियल का साइन है, दैट इज द राइट इक्वेशन, ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, ए एंड बी सेल्स आर कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेलिंग मिस्टेक है। सेल ए है 10, सेल ए लिखा हमने यहां पे, ठीक है, 10 एटमॉस्फेयर ओपी है इसका, ठीक है। टीपी क्या दे रखा उसने, उसका टीपी दे रखा उसने 7 एटमॉस्फेयर। डीपीडी कितना हो गया, डीपीडी इसका आ गया है 3 एटमॉस्फेयर आ गया डीपीडी, ठीक है ना, ठीक। सेल बी का डीपीडी क्या देखा उसने, सेल बी का डीपीडी देखा उसने, ओपी 8 है, टीपी 3 है, डीपीडी 5 है। तो वाटर कहां से कहा जाएगा, लो डीपीडी से हाई डीपीडी, मतलब ए से बी को वाटर जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर आपने बार बार ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? भाई मैं एग्जाम के क्वेश्चन करवा रहा हूं, के मैं आपको बेटा एग्जाम के क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। इसलिए कई बार एग्जाम में आप देखो ना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, थोड़ा डेटा चेंज करते हैं, क्वेश्चन वैसा का वैसा आता है, बनना चाहिए, ठीक है। वाटर का मूवमेंट लो डीपीडी से हाई डीपीडी की होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन थीसल फनल एक्सपेरिमेंट। अब बोलोगे सर क्या नहीं समझ में आया? अरे ऐसा फनल है यार, ऐसा होता है ना, वो इस तरह का ऐसा फनल होता है और इसको यहां पे ऐसे बांध देते हैं, ऐसा कुछ चीज से। बीकर में रख दिया इसमें, सॉरी, ठीक है। इफ शुगर इज एडेड टू बीकर आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के रुकने के बाद, ये बीकर है, ठीक है, बीकर में यहां पे सॉल्यूशन बनाया है। अब क्या किया आपने, शुगर को आपने क्या किया बेटा, शुगर को आपने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, यानी आपने क्या किया बेटा यहाँ पे कि शुगर को आपने जो है वो ऐड कर दिया। इफ थीसल फनल एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल हैपन, शुगर इज एडेड टू बीकर आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ द ऑस्मोसिस, ठीक है ना, ठीक। अब क्या किया आपने, अब देखो ऑस्मोसिस के रुकने के बाद आपने क्या किया, शुगर को यहां पर ऐड किया आपने, तो व्हाटएवर, अब क्या शुगर को ऐड करने पे क्या होगा, यदि आपने बीकर, अब देखो यहां पे थीसल फनल में क्या होगा, यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल वाटर का लेवल यहां पे था, वाटर का लेवल यहां पर था, तो एक प्रोसेस तक ऑस्मोसिस रुक चुका था, दोनों तरफ इक्विलिब्रियम बन चुका था। जैसे ही आपने सॉल्यूशन के अंदर आपने सॉल्यूट को मिलाया, तो यहां पे क्या होगा, यहां पर जो है वो क्या होगा, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तो कुछ वाटर यहां से नीचे आ जाएगा, कुछ वाटर यहां से बाहर निकल आएगा, तो इसका लेवल नीचे की ओर घट जाएगा। क्या लिखेंगे, the level of solution in
थीसल फनल लोअर्स के डेल्टा डी आंसर आना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा डेल्टा डी। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं? अरे दिमाग लगाओ ना यार, मैं कॉमन सी बात बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आपसे कि बेटा समझो बात को, क्या बोल रहा हूं? इस थीसल फनल को हमने एक बीकर में रखा हुआ था कि इक्विलिब्रियम बन चुका, ऑस्मोसिस रुक चुका था। जितना वाटर जाना था सॉल्यूशन के अंदर उतना जा चुका था, ठीक है, जितना मतलब जो इक्विलिब्रियम बन चुका था। अब जो है दोनों तरफ कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट बराबर हो चुका था। जैसे ही आपने बीकर में अपने सॉलिड को डाला आपने, तो बीकर का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ गया, तो ऊपर से वाटर निकल के लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाटर नीचे आया, तो थीसल फनल के अंदर वाटर का लेवल लोअर साइड हो गया। दिस इज फैंटास्टिक क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन है बेटा एम्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बहुत ज्यादा पुराना है, 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल ऑफ तीन सेल दे रखी उन्होंने। इन 3 सेल का जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल जो है वो उन्होंने दे रखा है, और आपको जो है वो बताना है कि इसमें से कौन सी रूट हेयर सेल है, कौन सी कॉर्टिकल सेल है, कौन सी मेसोफिल सेल है। पहले दिमाग तुम लगाओ भाई, ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे, है ना, ठीक है बेटा। पहले आप दिमाग लगाओ, इसका पता लगाओ कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, है ना। मजेदार क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन तो थोड़ा कैलकुलेशन अब देखो इसमें क्या किया हमने, हमें निकालना पड़ेगा, हमें सिंपल फंडा निकालना पड़ेगा, वाटर पोटेंशियल का फंडा निकालना पड़ेगा। हमको मालूम है सबसे हायर वाटर पोटेंशियल रूट हेयर सेल का होना चाहिए, उसके बाद कॉर्टिकल सेल का होना चाहिए, और सबसे कम मेसोफिल सेल का होना चाहिए, तब तो वाटर मूव करेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब एबीसी में से कौन सी सेल क्या है ये पता लगाना पड़ेगा हमको। पहले हमने क्या कहा, सेल ए निकालते हैं। सेल ए का क्या है 0.87 0.44। अब यार ये माइनस करना पड़ेगा तुम्हें के 7 में से 4 गया तो 3 बचा अपना, ठीक है। इधर क्या गया 8 में से 4 गया तो 4 बचा, तो यही आएगा ना, हाँ आएगा, ठीक है ना, ठीक है। हमने क्या कहा ये हो, अरे ठीक है, हाँ अभी क्या ये पैड जो है ना, ये आईपैड जो है नया वाला है एक्चुअली, ये नया वर्जन ओवर सेंसिटिव कर दिया एप्पल वाले, मतलब कुछ भी करते हैं, ठीक है। माइनस ये आ गया इसका वैल्यू, दूसरे का निकालते हैं हम 0.92 माइनस 0.34, ठीक है, घटा रहे ना हम उसको वैल्यू। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं हम, ओपी माइनस जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वाटर पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो हमने निकाला इसको वैल्यू को, क्या हो गया बेटा, यहाँ पे वैल्यू आया यहाँ पे 12 में से 4 गया 8 बचा, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे 9 में से 4 गया तो क्या कितना बचा बेटा 5 के 0.5 बैठ के। देख लेना यार कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हुआ हो मेरा, ठीक है ना, मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ ना, और मैं मैथ्स का आदमी भी नहीं बचा आजकल, ठीक है, तो गलती ना हो जाए मुझसे, ठीक है। आप निकाल लेना यार, देखो पे भी हम निकालते हैं पहले, है ना, हमारा उत्तर आता कि नहीं आता पहले वो देखते हैं हम, ठीक है ना। एट 1 आया यहाँ पे, फिर यहाँ से कितना गया ये 4 आया 0.41 के, मतलब ये आ गया 0.41, ठीक है, माइनस में सब वैल्यू माइनस में बताइए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, सेल सी का आया है, सेल सी 0.41 माइनस सेल सी है ये। इससे कम वैल्यू किसका आया, सेल ए का आया, इससे कम वैल्यू सेल ए का आया, कितना आया वो 0.43 आया, सेल ए का आया। सबसे कम वैल्यू किसका आया, वो आया 0.58 आया, सेल बी का आया। मतलब ये तो रूट हेयर सेल हो गया, ठीक है, ये कॉर्टिकल सेल हो गया, और ये मेसोफिल सेल हो गया। मतलब आंसर होगा सी है रूट हेयर सेल, ठीक है, ए है आपका, हाँ ए है आपका कॉर्टिकल सेल, और बी है आपका मेसोफिल सेल, तो सी ए बी दे रखा है, ऑप्शन सी दैट इज द राइट आंसर। देखो है ना, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है ना, बिल्कुल सही निकाला मैंने, ठीक है, सही आंसर। मैं चेक भी कर लिया भाई कि आंसर सही है ना, क्योंकि गुणा भाग करना पड़ा इसमें, तो देख लिया, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते है ना, मजा आता है क्वेश्चन करने में, साथ मिलकर क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा मजा आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर। अब देखो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, और एग्जाम का इसलिए लेना पड़ा हमको। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर 0 0 0 और सॉल्यूशन का लेस देन 1। अब देखो आप बोलोगे सर इसमें तो कैसे लेस देन 0, अब क्या बोले हम, जो ऑप्शन रखा है के, देखो प्योर वाटर का वाटर 0 होता है, सॉल्यूशन का हमेशा माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है। अब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब लेस देन 1 में नेगेटिव वैल्यू बता, अब इसमें क्या है, गलत सभी है, ऑल आर रॉन्ग एंड यू हैव टू सेलेक्ट लेस रॉन्ग। देखो मैं हर बार कहता हूं आपसे,
एग्जामिनर चारों आंसर सही देगा, अधिक सही चुनने को बोलेगा, चारों गलत देगा, कम गलत चुनने को बोलेगा। अब यहां पे क्या है, ये आप लगा नहीं सकते, 1 होता नहीं है, 0 भी नहीं होता है, मोर देन 1 भी नहीं होता, तीनों गलत। अब क्या बचा, लेस देन 1, नेगेटिव वैल्यू, लेस देन तो 1 होगी ना वो, ठीक है ना, समझ गए ना। तो यहां पे आंसर इस प्रकार निकलेगा। तो ये गलत आंसर चारों है, कम गलत लगाना है, दिमाग में रखना, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, 2% NaCl एज कंपेयर टू 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन इज, क्या होगा अब बताओ के, अब सोचो जरा, वो बताओ आंसर, ठीक है। अरे भाई अभी क्या, अभी तो 18% दे रखा है इन्होंने, 2% डिसोसिएट भी करेगा तो 4% के समान बिहेव करेगा, ये तो 18% है, तो उसकी तुलना में क्या हो गया, ये हाइपोऑस्मोटिक हो गया, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो इट इज दी हाइपोऑस्मोटिक, ठीक है ना, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के समान ये व्यवहार करेगा, ठीक है ना, हाइपोऑस्मोटिक बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इसका कम रहेगा 2% NaCl का एज कंपेयर टू 18% ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, आज हमने 20 क्वेश्चन लगाए, और बताइए 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ईमानदारी के साथ बताइएगा, मैं चेक करूंगा बेटा, बिल्कुल ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.